हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या क्या विवाद है, उन सब चीज़ों को आराम से चर्चा करेंगे। अब तक हमने एक एक देश की कहानी हमने कवर कर ली है। नेपाल में क्या सिस्टम था वो हमने कवर कर लिया, बांग्लादेश का क्या सिस्टम रहा है वो देख लिया, श्रीलंका की क्या पॉलिटिक्स रही है वो देख ली, और पाकिस्तान की क्या पॉलिटिक्स रही है वो देख ली। सारे देशों की पॉलिटिक्स के बारे में हमने समझ लिया है। साउथ एशिया के जो देश हैं ऑलमोस्ट हमने सभी कवर कर लिए हैं। अब स्पेसिफिकली ध्यान देना, स्पेसिफिकली इस वाले वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स। भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद क्या क्या हैं, अभी तक क्यों सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आज तक भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ठीक है, आज की डेट में देखो, मैं प्रेजेंट का सिनेरियो बताता हूँ। आज की डेट में हमारे जो मेन दुश्मन हैं, मेन दुश्मनों की बात कर रहा हूँ अपने सराउंडिंग में, तो दो दुश्मन हमारे मेन हैं। एक है बेटा हमारा चाइना और दूसरा है पाकिस्तान। आपको पता है चाइना के साथ हमारी लड़ाई हो चुकी है। 1962 चाइना के साथ हमारी लड़ाई हुई थी और चाइना ने हमारा बहुत सारा एरिया कब्जा लिया था। उस समय पर आपको पता होगा कि जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है वहाँ बहुत सारी ज़मीन छीन ली थी, प्लस इन्होंने इधर जम्मू एंड कश्मीर वाला जो इलाका है वहाँ पर भी बहुत सारी ज़मीन कब्जे में ले ली थी। ठीक है, तो चाइना के साथ हमारा बाउंड्री डिस्प्यूट अभी भी है। और आपको पता है इंडिया चाइना डेली न्यूज में रहते ही हैं हमारे। आप अभी भी हमारे बहुत सारे करीब 2 लाख सैनिक, 2 लाख सैनिक इंडिया चाइना के बॉर्डर पर अभी हमारे हैं। वो चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान कहता है कि चाइना और पाकिस्तान हम जो हैं आयरन ब्रदर हैं। कैसे ब्रदर हैं? आयरन ब्रदर हैं। हालांकि पाकिस्तान को ये नहीं पता कि आने वाले समय में उसको वो धीरे धीरे करके अपने गुलाम बनाने वाला है। पाकिस्तान ने बहुत सारा पाकिस्तान को लोन दिया है, तो किसने? चाइना ने। और लोन दे देकर पाकिस्तान पर प्रेशर बना रहे हैं और पाकिस्तान को एक प्यादे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, हालांकि एज ऑफ नाउ, आज की डेट में मैं बात करूँ तो पाकिस्तान से ज़्यादा डेंजरस हमारे लिए कौन है? चाइना है। और जब पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, इसी चीज़ का फ़ायदा कौन उठाता है? इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है कौन? चाइना। अब दुश्मन क्या यार, मतलब दुश्मनी ख़त्म भी की जा सकती है। दोनों देशों के बीच में रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश बहुत की गई थी कई बार। अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तो उनके टाइम पर तो बस यात्रा भी हमने स्टार्ट की थी लाहौर से और दिल्ली के बीच में, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इवन कई बार हमारे आपने देखा होगा जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब पीएम बने थे तो उसके बाद नवाज शरीफ के यहाँ पर इनकी बेटिया की शायद इंगेजमेंट थी, वहाँ पर भी गए थे। हालांकि कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था। तो रिलेशन इंप्रूव करने की बीच बीच में कोशिश होती रहती है, मगर एक चीज़ है जो मतलब इंप्रूव नहीं होने देती। इनके बीच का जो असली जड़ है ना, इंडिया पाकिस्तान के बीच का जो असली मुद्दा है, दैट इज कश्मीर। पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है, इंडिया कहता है कश्मीर हमारा है, और पाकिस्तान ने बहुत सारा कश्मीर का हिस्सा कब्जा भी रखा है, जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन होल स्टोरी। मैंने शॉर्ट में यहाँ पर बता दिया है। तो क्या क्या मुद्दे रहे हैं हमारे बीच में, पाकिस्तान हम पर क्या ब्लेम लगाता है, हम पाकिस्तान पर क्या ब्लेम लगाते हैं, कितने हमारे अब तक युद्ध हुए हैं, कितने बैटल्स हुए हैं, उन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे इंडिया और पाकिस्तान की। कॉमन सी चीज़ तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया में से ही बना है। आपको पता है 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय पर एक एक्ट आया था अंग्रेजों के द्वारा जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। सोचो, अंग्रेज हमको जब आज़ाद करके गए थे तो कैसे एक एक्ट पास किया था उन्होंने ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। उस एक्ट का नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और उस एक्ट में क्या लिखा हुआ था? उस एक्ट में लिखा हुआ था कि देश का विभाजन होगा, इंडिया का पार्टीशन होगा, 2 देश बनेंगे। कितने देश बनेंगे? 2। पहला देश होगा इंडिया और दूसरा देश होगा पाकिस्तान। तो 2 पाकिस्तान बने थे उस समय पर, आपको पता होगा। एक था वेस्ट पाकिस्तान और एक था ईस्ट पाकिस्तान। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पर आपको पता है जब देश आज़ाद हुआ था तो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, देशी रियासतें हुआ करती थी, जिनको कंट्रोल कौन करता था? किंग्स करता था। तो प्रिंसली स्टेट्स की संख्या उस समय पर 565 के समथिंग प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। और उन प्रिंसली स्टेट्स को अंग्रेजों ने क्या बोला कि आप चाहो तो भाई साहब पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहो तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हो, और आप चाहो तो आज़ाद रह सकते हो। ऐसा बोला किसने? मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत अंग्रेजों ने। अब सोचो, प्रिंसली स्टेट जो कई सालों से राजा रहते आ रहे हैं, कोई चाहेगा कि मतलब हम अपने राजा वाला सिस्टम छोड़ के हम किसी देश में मिल जाएं? तो डेफिनेटली नहीं चाहेंगे। तो इसी बीच में हमारे आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको पता ही होगा, जिनको हम बोलते हैं आयरन मैन ऑफ द इंडिया। बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्यों बोलते हैं उनको? क्योंकि उन्होंने ही ये जिम्मेदारी ली थी कि यस आई विल इंटीग्रेट ऑल द प्रिंसिपल स्टेट्स टू ए सिंगल इंडिया। मतलब जितने भी प्रिंसिपल स्टेट्स हैं उनको सिंगल एक ही इंडिया में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जिम्मा उठाया किसने? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो भारत के पहले होम मिनिस्टर बने थे, आपको पता होगा। उन्होंने अपने होम सेक्रेटरी बीपी मेनन की मदद से एक प्लान बनाया और प्लान करके एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक मर्जर एग्रीमेंट बनवाया। वो मर्जर एग्रीमेंट सभी प्रिंसिपल स्टेट्स को भेज दिया।
तो जब देश हमारा आज़ाद हुआ था उस समय तक लगभग सारे प्रिंसिपल स्टेट्स भारत में मिल चुके थे, मगर 3 ऐसे प्रिंसिपल स्टेट्स थे जिन्होंने भारत में मिलने से मना कर दिया। मैं थोड़ा बिल्कुल जड़ से बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। तो 3 प्रिंसिपल स्टेट ने मना कर दिया था। नंबर 1 था अपना जूनागढ़, जो आज की डेट में गुजरात में पड़ता है। नंबर 2 पर था आपका जम्मू एंड कश्मीर, और नंबर 3 पर था हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में आपको पता है यहाँ पर पुलिस एक्शन किया गया था और ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, और वहाँ का जो निज़ाम था उसको फिर हथियार डालने पड़े और इंडिया में मिल जाता है। हैदराबाद जूनागढ़ में आपको पता हो तो वहाँ पर रेफरेंडम कराया गया था, और वहाँ पर भी मतलब थोड़ा एक्शन लेना पड़ा हमें, और रेफरेंडम करवा के लोगों ने कहा कि यस हम इंडिया में मिलना चाहते हैं, तो वो इंडिया में मिल गया। जम्मू कश्मीर का जो राजा था उस समय पर वो था हरी सिंह, राजा हरी सिंह था। राजा हरी सिंह ने बोल दिया ना, हम नहीं मिलेंगे भाई, ना तो हम इंडिया में जाएंगे और ना ही पाकिस्तान में जाएंगे। तो देश आज़ाद हो गया, कश्मीर अलग है, इंडिपेंडेंट। जब देश आज़ाद हुआ था तो कश्मीर वाज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, यू मस्ट नो दिस थिंग। ठीक है, तो हुआ क्या, पाकिस्तान ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान ने अपने लोगों को कश्मीर में भेजना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे आर्मी को भेजना स्टार्ट कर दिया, कुछ लोकल ट्राइब्स थी उनको भेजना स्टार्ट कर दिया, और पाकिस्तान ने धीरे धीरे इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया। कहाँ पर, कश्मीर में। तो जैसे जैसे पाकिस्तानी आने लगे, उनकी आर्मी आने लगी, पाकिस्तानी कश्मीर को अपने कब्जे में लेने लगे। राजा हरी सिंह को जब तक पता चला तो बहुत सारा कश्मीर जो था किसके अंडर में आ गया था, पाकिस्तान के अंडर में आ चुका था। अब कश्मीर का जो राजा था उसकी इतनी कैपेसिटी थी नहीं उस समय पर कि वो पाकिस्तानियों को वहाँ से भगा सके। अब मजबूरी में फिर उनको आना पड़ा किसके पास, अपने इंडियन गवर्नमेंट के पास आना पड़ा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू के पास आना पड़ा। कहा कि सर हमारी हेल्प करो, पाकिस्तानी जो हैं कश्मीर में घुसते जा रहे हैं, पूरा कश्मीर ले लेंगे हमसे। ठीक है, हमने बोला कि नहीं ऐसे नहीं करेंगे, तुम्हारी हेल्प, पहले साइन करो, मर्जर एग्रीमेंट साइन करो। तो आपको पता होगा राजा हरी सिंह ने मर्जर एग्रीमेंट साइन किया कि यस मैं कश्मीर को इंडिया में मिला रहा हूँ, मिला दिया। फिर हमने एक्शन लिया, किस पर एक्शन लिया, जो पाकिस्तानी कश्मीर में घुस आए थे उन पर एक्शन लिया। उनको खदेड़ते गए, पीछे खदेड़ते जा रहे थे, मगर उस समय हमने गलती कर दी। उस समय जो माउंट बैटन हुआ करते थे, लॉर्ड माउंट बैटन, जो आखिरी हमारे वाइसराय थे इंडिया के, उन्होंने सलाह दी किसको, हमारे प्रधानमंत्री, पहले जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, कि आप इस मैटर को ले जाओ यूएनओ में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में ले जाओ, वो इसका समाधान करेंगे। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला बीच में आके कि भाई जो जहाँ पे वहीं पे रुक जाओ। ये क्या सॉल्यूशन हुआ, जो जहाँ पे वहीं रुक जाओ। तो मतलब हमने पाकिस्तानियों को खदेड़ते जा रहे थे, मगर यूएनओ का फिर बीच में इंटरवेंशन होता है। तो बीच में मतलब जब तक मतलब उन्होंने बोला कि जो जहाँ पे वहीं पे हो जाओ, फिर भी उस समय तक भी पाकिस्तानियों के हाथ में 1/3 पार्ट ऑफ कश्मीर उनके अंडर में था। ठीक है, कश्मीर सपोज ये पूरा कश्मीर है, मान लो पूरा कश्मीर है, तो जब तक यूएन इंटरवेंशन करता है तो इतना पार्ट किसके हाथ में आ गया, पाकिस्तान के हाथ में आ गया। ये वाला पार्ट कश्मीर का नीचे रह जाता है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट का नाम आज क्या बोलते हैं, इसको हम पीओके बोलते हैं, जो पाकिस्तान के अंडर में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये हिस्सा जो है कश्मीर का पाकिस्तान के अंडर में, और ये नीचे लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर ये हमारे अंडर में। ठीक है, हालांकि पाकिस्तान क्या कहता है, इसको बोलता है पाकिस्तान आईओके, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। कि ये कश्मीर किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, इंडिया ने ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखना 1947 में तो बहुत सारा जो कश्मीर का हिस्सा था वो किसने कब्जा लिया, पाकिस्तान ने कब्जा लिया। हालांकि हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तानियों को पीछे खदेड़ा, मगर बीच में यूएनओ आ गया, तो फिर वो वाला हिस्सा तब से लेके आज तक उन्हीं के हाथ में। तो तब से लेके आज तक 1947 से ले गए 2021 तक पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि रिमेनिंग कश्मीर को अपना हिस्सा बनाया जाए। इंडिया कोशिश कर रहा है कि जो पीओके हमसे छीन लिया गया था उस समय पर उसको वापस लिया जाए। तो ये रहा एक बोन ऑफ कंटेंशन, जो सबसे बड़ा जो मतलब मुद्दे की जड़ है, जो मतलब लड़ाई की जो जड़ है, दैट इज कश्मीर। समझ में आया पहला मुद्दा। ओके, अब जो चीज़ें दे रखी, फिर आपको पता होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कई सारी लड़ाइयाँ हुई हैं। सबसे पहला खून खराबा तो आपने पार्टीशन के दौरान देखा, जब देश आज़ाद हुआ था, जब हमारा पार्टीशन हुआ था उस समय बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था। वो आपने बुक में देखा, चैप्टर 1 जो दे रखा है दूसरी बुक में, वहाँ पर देखा। तो सबसे पहले मैं इंडिया और पाकिस्तान की बात करूँ, पहले तो ये किस किस का मेंबर है। नंबर एक तो दोनों देश सार्क का मेंबर है, फुल फॉर्म कमेंट करके बतानी है सार्क की, और सार्क कब बना ये बताना है। दूसरा, मेंबर ऑफ एससीओ, ये बुक में नहीं दे रखा मगर आपको पता होना चाहिए, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका ये पार्ट है इंडिया और पाकिस्तान दोनों। ठीक है, तीसरा है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी दोनों देश पार्ट हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, यूएनओ कब बना, व्हेन यूएनओ वाज फॉर्म्ड, तो उसका आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट, यूएनओ के 5 परमानेंट मेंबर्स के नाम आपको कमेंट करके बताने हैं।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। मैं बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, उनको आपको कमेंट करके आंसर देना है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों के दोनों मेंबर है इंडिया और पाकिस्तान, दोनों ही देश, पता ही आपको हिस्ट्री इनकी कि दोनों ही देश इंडिया, जो पाकिस्तान है वो इंडिया में से ही निकला है 1947 में, अलग नहीं है, ठीक है। खैर युद्ध की बात करें तो 1947-1948 में पहला युद्ध हो चुका था, जिसमें आपको पता है पीओके चला गया पाकिस्तान के हाथ में। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको हम आज भी कह रहे हैं कि ये हमारा हिस्सा है, वो कह रहे हैं हमारा है। पार्टीशन के दौरान ये घटना हो चुकी थी इंडिया और पाकिस्तान की, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1965 में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती है, आपको पता है 1965 में फिर हम पाकिस्तान को हरा देते हैं। लड़ाई क्यों हुई? कश्मीर को कौन कंट्रोल में करेगा, मुद्दा ये था कश्मीर को कंट्रोल करने का। तो 1965 में पाकिस्तान को फिर हराया जाता है इंडिया के द्वारा, और फिर इसके बाद 1966 में एक एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, मगर वो एग्रीमेंट कहाँ पे हुआ था? ताशकंद, उस समय जो यूएसएसआर हुआ करता था वहाँ पर एग्रीमेंट हुआ था। तो 1966 के एग्रीमेंट को, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था, उसको हम बोलते हैं ताशकंद एग्रीमेंट, ठीक है, जो यूएसएसआर पहला था उसमें हुआ था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, कमेंट करके बताना है। 1966 का जो एग्रीमेंट हुआ था किस किस के बीच में हुआ था? भारत के पीएम कौन थे और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? कमेंट करके बताना है, ठीक है, ओके। फिर 1971 में लड़ाई होती है, आपको पता ही है, इंडिया पाकिस्तान की, जिसमें बांग्लादेश का निर्माण होता है, बांग्लादेश बनता है। जो ईस्ट पाकिस्तान था वही क्या बन जाता है? बांग्लादेश बन जाता है। पूरी कहानी में समझा चुका हूँ। और पाकिस्तान की फिर यहाँ पर बुरी हार होती है, पाकिस्तानियों को हमने बंदी बना लिया। 93,000 सोल्जर्स जो थे पाकिस्तानी, उनको हमने क्या बना लिया था? प्रिजनर ऑफ वॉर। फिर इस इशू को सेटल करने के लिए फिर एक एग्रीमेंट होता है 1972 में, जिसको हम बोलते हैं शिमला एग्रीमेंट। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, शिमला एग्रीमेंट, चलो इसको तो मैं बता देता हूँ। शिमला एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ? इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था। वही मैटर क्या था? वही जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे उनको वापस लेना था, ठीक है। तो जो इशू था इसको सेटल करने के लिए हुआ था। इंडिया की तरफ से हमारी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो, वो उनके मतलब पाकिस्तान की तरफ से थे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए है, जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी का नाम बताओ, कौन सी पार्टी थी, ठीक है, ओके। फिर 1999 में आपको पता है कारगिल वॉर होता है। कारगिल वॉर में फिर हमने पाकिस्तान को धूल चटाई, तो यहाँ पर पाकिस्तान कभी जीता ही नहीं। तब से लेके वो आज तक अभी भी कोशिश करता रहता है, छोटी मोटी, आपको पता है एलओसी के जो पास है, एलओसी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल, वहाँ पर आप देखना फायरिंग चलती रहती है। कभी पाकिस्तानी फायरिंग करते हैं तो जवाब में इंडिया वाले फायरिंग करते हैं। तो इस फायरिंग के दौरान हमारे हर साल कई सारे सोल्जर्स जो हैं शहीद हो जाते हैं। मुद्दा अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, समस्या आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है। पाकिस्तानी और इंडिया के बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं, दोनों देशों को नुकसान हो रहा है। अगर ये मैटर सॉल्व हो जाए तो कितने सारे हमारे सोल्जर्स हैं वो शहीद होने से बच जाएँ, और जो पैसा हम मतलब डिफेंस पे लगा रहे हैं उसी पैसे को किस में खर्च कर सकते हैं? अपने देश के डेवलपमेंट में खर्च कर सकते हैं। पाकिस्तान भी अपने देश के डेवलपमेंट में खर्च कर सकता है, इंडिया भी अपने देश के डेवलपमेंट में खर्च कर सकता है, मगर हमारा बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारा पैसा किस में जा रहा है? सिर्फ डिफेंस में जा रहा है, ठीक है, ओके। तो ये वॉर्स की बात होगी, आई होप इट इज़ क्लियर। अगर मेन कन्फ्लिक्ट्स की बात करें, मेन इशू कौन कौन से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, एक तो है कश्मीर इशू, आपको पता ही है। लाइन ऑफ कंट्रोल बाद में आई थी, जो पीओके जो है नीचे जम्मू कश्मीर और ऊपर पीओके, उसके बीच में जो लाइन है उसका नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल, पहले नहीं थी। जबकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर की जो लाइन है उसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर आपके लिए, इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है उसको हम किस नाम से जानते हैं, वो आपको कमेंट करके बतानी है। दूसरा सियाचिन ग्लेशियर, आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर है, तो वो ग्लेशियर बहुत हाइट पर है, वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, नेगेटिव में टेम्परेचर रहता है। तो सियाचिन ग्लेशियर को कौन कंट्रोल करेगा? इस पर किसका अधिकार होगा? इसके ऊपर विवाद है। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर भी पाकिस्तान ने कई बार कोशिश की थी कि इसको कब्जे में ले लें। यहाँ पर हमारी फोर्सेस, इवन पाकिस्तान की फोर्सेस वहाँ पर तैनात रहती है, माइनस में टेम्परेचर है, वहाँ पर फिर भी फोर्सेस रहती हैं। किस वजह से? कि मतलब कहीं पाकिस्तान इंडिया वाले एरिया को कब्जा ना कर ले, और वो इसलिए रखते हैं कि इंडिया उधर के एरिया को कब्जा ना कर ले। तो सियाचिन ग्लेशियर के कंट्रोल को लेकर अभी भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में इशू है। ओवर एक्विजिशन ऑफ आर्म्स, मतलब पाकिस्तान कोशिश करता है कि हम इंडिया से ज़्यादा हथियार रखें, इंडिया कोशिश करता है हम पाकिस्तान से ज़्यादा हथियार रखें। क्यों हथियार ज़्यादा रखें? क्योंकि इनके से लड़ाई होगी तो क्या होगा, ठीक है, ये भी एक मुद्दा है। एक है बेटा गुजरात के पास रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ के पास एक जगह है सर क्रीक। तो सर क्रीक वाला जो रीजन है अभी उसमें वहाँ पे डिमार्केशन नहीं हुआ है, मतलब डिमार्केशन मतलब लाइन नहीं खींची है कि कौन सा एरिया पाकिस्तान का है, कौन सा एरिया इंडिया का है। तो सर क्रीक जो एरिया है उस पर अभी लाइन खींचने को लेकर के ये हमारा है और ये तुम्हारा है, ये अभी डिस्प्यूटेड है। सर क्रीक वाला जो रीजन है कहाँ पर है? ये गुजरात में, जगह का नाम क्या है? रन ऑफ कच्छ। आपको पता है गुजरात से बगल में पाकिस्तान लगता है, तो इस एरिया का भी डिमार्केशन नहीं हुआ है, वहाँ पे पता नहीं है कौन सा वाला एरिया पाकिस्तान का है, कौन सा इंडिया का है, तो ये भी डिस्प्यूटेड है। ये एरिया हमें देखने में, ये जो डिस्प्यूट है हमें सर क्रीक वाला देखने में माइनर लगता है, छोटा सा लगता है, मगर
अब सर्क्रीक वाले रीजन में आपको पता है वहाँ ओशन है, पानी है, तो उस पानी में वाटर जो रिसोर्सेस हैं, ओशन के जो रिसोर्सेस हैं, सी के जो रिसोर्सेस हैं, उस पर किसका अधिकार होगा। सपोज मछली निकालनी है किसी को, मछली बहुत ज़्यादा होती है सी में, तो मछलियों को निकालना है तो कौन निकालेगा, कहीं लड़ाई ना हो जाए आपस में, तो कंट्रोल किसका होगा रिसोर्सेज पर, सी रिसोर्सेज पर। ये भी एक मुद्दा है, तो ये भी डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुए हैं। अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में इश्यू रिजोल्व करने के लिए कई बार कोशिशें भी होती रही है, मिलिट्री टू मिलिट्री मतलब बातचीत होती रहती है, डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत होती रहती है, प्राइम मिनिस्टर लेवल पर बातचीत होती रहती है, मगर ये मैटर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। अब मैटर सॉल्व कैसे होगा भाई, पाकिस्तान कह रहा है कि पूरा कश्मीर हमारा है, इंडिया कह रहा है कि तुमने POK ले लिया वो भी हमारा है, अब कैसे दे बताओ। तो अगर यहाँ पर कोई बीच का रास्ता निकालें बैठ के शांति से निकालें तो मामला सॉल्व हो, मगर नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेन कन्फ्लिक्ट्स हैं। एक और मेन कन्फ्लिक्ट्स में मैं लिख देता हूँ बेटा, अब ये तो है एक टेररिज्म लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, अब भाई टेररिज्म मतलब आतंकवाद, बहुत बड़ी समस्या है, आतंकवादी इंडिया में हमले होते रहते हैं, आपको पता ही है। खैर अब न्यूक्लियर टेस्ट की बात करें तो आपको पता होगा इंडिया ने 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया है। एक तो पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था हमने 1974 में, और दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में। जब हमने 1998 में एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण नाम की जगह पर राजस्थान में, उसके कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया कि इंडिया के पास जब न्यूक्लियर वेपन आ गया तो पाकिस्तान ने भी इसी जिद में कि यार हम भी मतलब इंडिया से पीछे ना रह जाएं, तो न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया 1998 में। डेफिनेटली इसमें चाइना ने उनकी मदद की थी, और जगह जिस पर किया था उसका नाम था चगई हिल्स में इन्होंने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। तो एज ऑफ नाउ आज की डेट में इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर न्यूक्लियर स्टेट, दोनों की दोनों कंट्री कैसे हैं, न्यूक्लियर स्टेट है, दोनों के दोनों कंट्री पर न्यूक्लियर पावर है, दोनों के दोनों कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा बीच बीच में पाकिस्तान धमकी दे देता है इंडिया को कि अगर तुमने जम्मू कश्मीर में कुछ किया तो हम तुम पर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, है ना। तो भैया हमने भी हाथों में चूड़ियाँ थोड़ी पहन रखी हैं, हमने भी वो सजाने के लिए थोड़ी रख रखे हैं, कौन से न्यूक्लियर वेपन्स, हम भी जवाब दे सकते हैं, ठीक है। पर हालांकि न्यूक्लियर वेपन यूज करना इट्स नॉट सो ईजी, इतना आसान नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वॉर एक ही बार हुआ है, आपको पता होगा जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय पर पहली बार न्यूक्लियर अटैक हुआ था जापान पर। किसने किया था, अमेरिका ने किया था। हिरोशिमा और नागासाकी वहाँ पर बम गिराए गए थे, ठीक है, किसके द्वारा, जापान पर गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा। तो वो तभी हुआ, उसके बाद यूज नहीं हुआ, और आपको पता है कितना ज़्यादा डैमेज हुआ था। आज तक वहाँ पर लोग लूले लंगड़े और मतलब डिसेबल्ड पैदा होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, कई जनरेशन इसको भुगतती हैं, किसको, अगर न्यूक्लियर वेपन का अटैक होता है। तो ये इतना ज़्यादा फिजिबल नहीं है। ओके, अब इंडिया पाकिस्तान को कुछ चीज़ों के लिए ब्लेम करता है। किन किन चीज़ों के लिए ब्लेम करता है। नंबर 1, भारत में टेररिज्म कौन फैला रहा है, पाकिस्तान फैला रहा है। और नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड में भी कई जगह पर आपको देखने को मिलेंगे आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हैं। तो हम कहते हैं ये इसका जिम्मेदार कौन है, पाकिस्तान जिम्मेदार है, और कई बार सबूत भी हमें मिले, हमने सौंपे भी हैं। डेफिनेटली कौन जिम्मेदार है, पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में वायलेंस, जम्मू कश्मीर आपने सुना होगा, हमेशा घटनाएं चलती रहती हैं, जम्मू कश्मीर में कभी भी शांति नहीं रहती। तो जो वायलेंस हो रहा है वहाँ पे, जो अत्याचार हो रहा है वहाँ पे, उस वायलेंस के लिए कौन जिम्मेदार है, पाकिस्तान जिम्मेदार है, ऐसा इंडिया कहता है। और ये जो पाकिस्तान, इंडिया कहता है कि जो पाकिस्तानी लोग हैं जो कश्मीर में जो मिलिटेंट हैं, मिलिटेंट का मतलब कश्मीर के जो लोग भारतीय सरकार के खिलाफ हैं, कश्मीर के लोग जिन्होंने हथियार उठा लिए उनको क्या बोलते हैं, मिलिटेंट बोलते हैं। जो हमारी सेना पर अटैक करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं या उन पर अटैक करते हैं, आतंकवादियों की हेल्प करते हैं। तो इंडिया कहता है कि पाकिस्तान इन कश्मीरी मिलिटेंट की हेल्प कर रहा है, इनको आर्म्स प्रोवाइड करा रहा है, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा है, इनको पैसा दे रहा है, इनको प्रोटेक्शन दे रहा है। ये डेफिनेटली है, सही बात भी है। तो इस चीज़ के लिए ब्लेम करता है इंडिया। प्लस पाकिस्तान, अब देखो 1985 से 1995 के बीच में एक खालिस्तानी मूवमेंट चला था। खालिस्तानी मूवमेंट आपको पता है, जो पंजाब वाला एरिया है, तो पंजाब वाले एरिया में कुछ लोगों ने मतलब डिमांड की कि ये जो पंजाब वाला एरिया है इसको एक खालिस्तान बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए, खालिस्तान, एक अलग से देश बना दिया जाए। तो इंडिया ब्लेम करता है कि पाकिस्तान ने जो प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट थे, जो क्या चाह रहे थे, पाकिस्तान वो खालिस्तान बनाना चाह रहे थे, एक अलग से देश बनाना चाह रहे थे सिखों का, उनको इन्होंने क्या किया, आर्म्स प्रोवाइड किया, अम्यूनेशन प्रोवाइड किए, मतलब गोला बारूद हथियार ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की थी 1985 से 1995 के बीच में। ये ब्लेम करता है इंडिया। साथ के साथ में इनकी एक एजेंसी है पाकिस्तान की जिसका नाम है ISI, नाम बहुत सुना होगा आपने, फुल फॉर्म है इसकी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। अब भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है, कमेंट करके आपको बताना है, उसकी फुल फॉर्म भी बतानी है, ठीक है। तो हम इस ISI को भी ब्लेम करते हैं, किसके लिए, एक तो ISI का हाथ है किसमें, आतंकवाद फैलाने में, ये आतंकवादियों की हेल्प करती हैं।
आईएसआई जो है एंटी इंडिया कैंपेन चला रही है, कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अपना जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है, मेघालय, ये सारे जो स्टेट आते हैं किसमें आते हैं? नॉर्थ ईस्ट में। तो हमारा मानना है कि जो आईएसआई है वहाँ पर एंटी इंडिया कैंपेन चला रही है, भारत विरोधी कैंपेन चला रही है। प्लस ये जो आईएसआई है सीक्रेटली ऑपरेट कर रही है। कहाँ कहाँ से ऑपरेट कर रही है? बांग्लादेश और नेपाल में रह के ऑपरेट कर रही है और इंडिया के खिलाफ एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ वहाँ पर ये प्लान कर रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों के लिए इंडिया ब्लेम करता है किसको? पाकिस्तान को। अब ऐसा नहीं पाकिस्तान ब्लेम नहीं करता, पाकिस्तान भी इंडिया को ब्लेम करता है। किसके लिए ब्लेम करता है? नंबर 1 पाकिस्तान में, वो कहता है कि इंडिया पाकिस्तान में टेरर फैला रहा है, इंडिया पाकिस्तान में टेरर फैला रहा है। प्लस पाकिस्तान जो मेन चीज़ जो है वो कहता है कि पाकिस्तान के 2 प्रोविंसेस हैं, 2 स्टेट है, जैसे हमारे यहाँ स्टेट होते हैं, पाकिस्तान के यहाँ पाकिस्तान क्या बोलता है? प्रोविंसेस। तो पाकिस्तान के 2 प्रोविंसेस हैं, सिंध और बलूचिस्तान। ध्यान रखना, सिंध और बलूचिस्तान। तो पाकिस्तान कह रहा है कि सिंध और बलूचिस्तान में इंडिया क्या कर रहा है? ट्रबल क्रिएट कर रहा है, परेशानी क्रिएट कर रहा है। आपको पता होगा बलूचिस्तान जो है आज की डेट में डिमांड कर रहा है पाकिस्तान से अलग होने की। बलूचिस्तान क्या डिमांड कर रहा है? पाकिस्तान से अलग होने की डिमांड कर रहा है। बलूचिस्तान के लोगों पर पाकिस्तान के द्वारा बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ के लोगों पर। तो वो चाह रहे हैं कि हमको एक सेपरेट कंट्री बनाया जाए वहाँ पर, मतलब बहुत सारे लोग हैं डिमांड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान क्या कह रहा है कि इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है, ये पाकिस्तान का मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान की A to Z मैंने पूरी स्टोरी बता दी है, ठीक है, सारी चीज़ आई होप आपको क्लियर होंगी। तो अब एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, भारत का अभी फॉरेन मिनिस्टर कौन है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स, उसका कमेंट करके बताना है। प्लस पाकिस्तान का फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, वो कमेंट करके आपको बताना है। तो टॉपिक हमारा क्लियर हुआ, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और नाउ अब हम एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स, ठीक है। तो अब तक हमने क्या देखा था? इंडिया पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट देखा था। देखो पाकिस्तान के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा है, तो पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट था हमने इंडिया के साथ उसको अलग से डील किया था। इस वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, एक साथ इंडिया के जो अपने नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गए, ठीक है, मालदीव, इन सब देशों के साथ भी कन्फ्लिक्ट या कोऑपरेशन, इनको एक साथ हम कवर करके देखेंगे। मतलब यूँ समझ लो इंडिया और अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके हम रिलेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इनका रिलेशन कैसा है, क्या क्या इनके बीच में कोऑपरेशन हो रहा है और क्या क्या इनके बीच में मतभेद हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो पहला हम देखेंगे इसमें इंडिया और बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की देखो स्टोरी आपको बताइए, क्या हिस्ट्री है इनकी सब पता है आपको, ठीक है। तो बांग्लादेश आपको जैसा कि पता है 1971 में बना था। पहले ये क्या हुआ करता था? ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो 1971 में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, उस समय जब पाकिस्तान को हमने हरा दिया था और बन गया था बांग्लादेश। अब इंडिया और बांग्लादेश की बात करें तो सिर्फ हम अभी इशू मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, मतलब 2 देशों के बीच में रिलेशंस कैसे हैं उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो इंडिया एंड इट्स नेबर्स में पहला है इंडिया बांग्लादेश। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस का मतलब मतभेद है। उनमें कुछ डिफरेंसेस किसको लेकर हैं? कई सारे इश्यूज को लेकर हैं। कुछ इश्यूज की बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के पानी के बंटवारे को लेकर है कि हमारे और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट बना हुआ है। बाउंड्री डिस्प्यूट है, कुछ बाउंड्री डिस्प्यूट भी है, मतलब बांग्लादेश कहता है कुछ टेरिटरी उनकी है और इंडिया कहता है उनके अंदर जो टेरिटरी है कुछ हमारी है। मतलब बांग्लादेश के अंडर में कुछ टेरिटरी हमारी थी और हमारे मतलब इंडिया की टेरिटरी में बांग्लादेश कहता है कि कुछ टेरिटरी उनकी है। तो एक तो बाउंड्री डिस्प्यूट है, दूसरा क्या है रिवर वाटर शेयरिंग। कौन कौन सी रिवर्स? गंगा और ब्रह्मपुत्र। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर एक डेल्टा का निर्माण करती है, उस डेल्टा का नाम क्या है ये बताना है। तो ये 2 डिस्प्यूट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, ओके। अब इंडिया के कुछ कंसर्न है और बांग्लादेश के कुछ। अब देखो 2 देशों के बीच में जब संबंध की बात करते हैं, हम रिलेशंस की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है हर बार अच्छे संबंध हो। कुछ शिकायतें इंडिया करेगा, कुछ शिकायतें बांग्लादेश करेगा, ठीक है। तो हमारे क्या कंसर्न है, क्या हमारी चिंताएं की बात करें, हमारे और बांग्लादेश के बीच में रिलेशन के बीच में इंडिया का क्या कंसर्न है, इंडिया की क्या चिंताएं। देखो इंडिया की पहली चिंता जो है बांग्लादेश डिनाइल ऑफ इलीगल इमिग्रेशन टू इंडिया। देखो बांग्लादेश ने मना कर दिया, बांग्लादेश से बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में आ रहे हैं। इंडिया कह रहा है बांग्लादेश भाई इनको रोको आप, मगर बांग्लादेश डिनाई कर देता है कि हमारे नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है। अब सोचो बहुत सारे लोग जब इंडिया में आएंगे तो उसकी वजह से हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा पहुंचता है, ठीक है, कोई भी आ सकता है उसमें, फिर उनका बर्डन इंडिया पे पड़ेगा। तो इंडिया इस चीज़ से बिल्कुल, इंडिया की जो सरकार है बिल्कुल अनहैप्पी है, हैप्पी नहीं है कि बांग्लादेश सीधे मना कर देता है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं इंडिया में आ रहे हैं जो वो उनकी तरफ से नहीं है। दूसरा
सपोर्ट फॉर एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स। अब बांग्लादेश में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो हैं एंटी इंडिया, हाँ इंडिया के खिलाफ हैं, और इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप हैं। तो इन फंडामेंटलिस्ट ग्रुप को बांग्लादेश सपोर्ट करता है। इस चीज़ से भी डेफिनेटली हम खुश नहीं हैं। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश जो एंटी इंडिया इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप हैं उनको क्या करें, रोके। इस चीज़ के लिए भी हम मतलब बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड कर रहे हैं बांग्लादेश से कि भाई इस पर काम करो आप। बांग्लादेश रिफ्यूजल टू अलाउ इंडियन ट्रूप्स टू मूव थ्रू इट्स टेरिटरी टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कई बार जैसे मतलब इंडिया की गवर्नमेंट, अब देखो अब मैंने बता, ध्यान रखना इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो मेन इंडिया है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, उसके बीच में छोटी सी एक लिंक है जिसको हम बोलते हैं चिकन कॉरिडोर, सिलगुड़ी कॉरिडोर है। अब वहाँ से अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर इंडिया की सेना जाना चाहती है तो बड़ा लंबा समय लगता है। अगर मान लो हम बांग्लादेश के थ्रू जाएँ तो बड़ी जल्दी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहुँच सकते हैं। तो बांग्लादेश ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम आप इंडिया की सेना बांग्लादेश में होकर गुजर के नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नहीं जाएगी। ये चीज़ भी हमें बुरी लगी, हालांकि वो उनका पर्सपेक्टिव है, ठीक है, इसमें वैसे बात गलत भी नहीं है। और बांग्लादेश डिसीजन नॉट टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू इंडिया एंड नॉट अलाउ म्यांमार टू डू सो थ्रू इट्स टेरिटरी। बांग्लादेश ने क्या कर दिया, देखो हम बांग्लादेश से कह रहे कि आप हमें नेचुरल गैस है उसको एक्सपोर्ट हमें करो, बांग्लादेश ने मना कर दिया। म्यांमार हमें करना चाहता था बांग्लादेश के थ्रू, उसमें भी बांग्लादेश ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि नहीं हम यहाँ से पास नहीं होने देंगे। तो ये कुछ कंसर्न है जो इंडिया के कंसर्न है। इंडिया मतलब शिकायत करता है कि बांग्लादेश के बीच में, हमारे बीच में ये दिक्कत है, ये इंडिया की तरफ से शिकायत है। क्या क्या शिकायत है एक बार फिर बता रहा हूँ। इलीगल इमिग्रेशन का इशू है, जो बांग्लादेश से इंडिया में आ रहे हैं उसको बांग्लादेश मना कर देता है। दूसरा, बांग्लादेश में एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है, बांग्लादेश उसको सपोर्ट करता है। इंडिया कहता है कि भाई सपोर्ट मत करो। इंडियन ट्रूप्स को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाने से रोक दिया था बांग्लादेश के थ्रू, ये एक इशू है। और नेचुरल गैस का इशू है, नेचुरल गैस को ना तो बांग्लादेश हमें एक्सपोर्ट करता है और ना ही म्यांमार को बांग्लादेश के थ्रू एक्सपोर्ट करने देता है। तो ये इशूज हैं। दो डिफरेंस मैंने बताए थे मेनली, कौन कौन से, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर शेयरिंग और बाउंड्री डिस्प्यूट, ठीक है। अब ऐसी बात नहीं है, तो बांग्लादेश की भी कुछ कंसर्न होंगे, बांग्लादेश की भी कुछ चिंताएं होंगी। बांग्लादेश भी किसी चीज़ से खुश नहीं होगा इंडिया से। तो किन किन चीज़ों से खुश नहीं है? बांग्लादेश का मानना है कि इंडिया बिहेव्स लाइक ए रीजनल बुली ओवर शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स। बांग्लादेश क्या कहता है कि रिवर वाटर की जब बात आती है तो इंडिया दादागिरी दिखाता है अपनी। क्या दिखाता है? रीजनल बुली का मतलब है दादागिरी दिखाता है। सिंपल सी बात है, वो कहता है कि इंडिया साइज में बड़ा है, ठीक है, इकोनॉमी में बड़ा है, तो इंडिया हमारे यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा मतलब दादागिरी सी करता है और रिवर वाटर की शेयरिंग सही से नहीं करता है। दूसरा, इनकरेजिंग रिवेलियन इन चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट। अब देखो चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट, इसको हिंदी में चटगांव बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ के जो लोग हैं वो बांग्लादेश से ऑटोनॉमी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? ऑटोनॉमी चाहते हैं। तो वहाँ पर वो इंटरनल इशू चल रहा है बांग्लादेश का। वो वहाँ के जो लोग हैं चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट के, वो बांग्लादेश से कह रहे हैं, गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि भाई हमें ऑटोनॉमी दो, हमें भी यहाँ पर इंडिपेंडेंस दो, हमें भी रूल करने की यहाँ पर आज़ादी होनी चाहिए। तो वो फिर इस बीच में इंसर्जेंसी करते रहते हैं, मतलब बांग्लादेश की सरकार और यहाँ के लोगों के बीच में टकराव होता रहता है, लड़ाई चलती रहती है। तो बांग्लादेश क्या कहता है कि इसमें इंडिया सपोर्ट कर रहा है। हालांकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मामला इशू सॉल्व हो चुका है। बांग्लादेश की गवर्नमेंट और यहाँ के चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट के लोगों के बीच में पीस अकॉर्ड साइन हुआ था 1996 या 1997 में, ठीक है। तो ये मामला सॉल्व है। पर बांग्लादेश क्या कहता है कि इंडिया इसमें इंटरफेयर कर रहा है और इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, रिबेलियंस को, जो रिबेलियंस हैं, मतलब जो विद्रोह कर रहे हैं, कहाँ के लोग? चित्तागोंग के। और चित्तागोंग कहाँ पे? ये है आपका बांग्लादेश में, जिसको चटगांव बोलते हैं हिंदी में। ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट इट्स नेचुरल गैस। बांग्लादेश का मानना है कि इंडिया उसकी नेचुरल जो गैस है उसको निकालने की कोशिश में लगा हुआ है, मतलब उसकी नज़र गड़ाया हुआ है किस पर? नेचुरल गैस पर। और बीइंग अनफेयर इन ट्रेड, और कहता है बांग्लादेश हमारे और इंडिया के बीच में जो ट्रेड है उसमें इंडिया गड़बड़ी करता है, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज हैं बांग्लादेश की तरफ से। यहाँ पे इंडिया के कंसर्न देखे हमने, यहाँ पे बांग्लादेश के कंसर्न देखे। अब ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल रिलेशन हमारे ख़राब है, ऐसा भी नहीं है। आपको पता है बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में किसका रोल रहा? सबसे बड़ा इंडिया का ही रोल रहा था, ठीक है। अब कुछ कॉपरेशन भी, दो देशों में अच्छा कॉपरेशन भी देखने को मिलेगा कई चीज़ों में। आपको कॉपरेशन मतलब सहयोग देखने को मिलेगा। किस किस चीज़ में? पिछले 20 सालों की बात करें तो हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस बहुत अच्छे हुए हैं, दोनों देशों के बीच में ट्रेड बढ़ा है, ठीक है। इकोनॉमिक रिलेशंस का सिंपल सा मतलब है दो देशों के बीच में जो ट्रेड बढ़ा है, ट्रेड बढ़ने से क्या होता है? दोनों देशों को फायदा होगा, दोनों देशों का डेवलपमेंट होगा। बांग्लादेश इज पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी। बांग्लादेश जो है बेटा इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है। अब लुक ईस्ट पॉलिसी अब बन चुकी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी सिंस 2014। देखो इन दो पॉलिसी के बारे में समझा देता हूँ, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस के आप स्टूडेंट हैं। तो इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी अनाउंस की थी 1992 में, ध्यान रखना 1992 में अनाउंस की थी।
और इस समय अनाउंस करने वाले जो प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, वो थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। अब पर्पज क्या था लोकिस्ट पॉलिसी का? अब देखो, इंडिया के ईस्ट, ध्यान दो, इंडिया के ईस्ट में कौन सा है? बांग्लादेश, म्यांमार और साउथ ईस्ट एशियन देश हैं कई सारे। तो इंडिया चाहता था कि साउथ ईस्ट एशियन जो नेशंस हैं, साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से देश आते हैं वो आपको कमेंट करके बताएं। साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, 10 कंट्रीज आते हैं, उसके नाम कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। तो इंडिया चाहता है कि साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं उनके साथ कोऑपरेट करें। इसीलिए इंडिया ने 1992 में अपनी एक फॉरेन पॉलिसी अनाउंस की। उस फॉरेन पॉलिसी का नाम था इंडिया लोकिस्ट पॉलिसी। क्योंकि 1992 में क्यों की थी, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि 1991 तक हमारा एक बहुत बड़ा पार्टनर हुआ करता था यूएसएसआर। 1991 में यूएसएसआर टूट जाता है तो, और साउथ ईस्ट एशिया में दबदबा था अमेरिका का, तो इंडिया चाहता है अमेरिका के साथ, और अमेरिका के जो अलाइज थे साउथ ईस्ट एशिया में, उनके साथ रिलेशंस इंप्रूव करना चाहता था इंडिया। इसीलिए इंडिया ने पॉलिसी अनाउंस की, इंडिया लोकिस्ट पॉलिसी। अनाउंस करने वाले कौन थे? पीएम नरसिम्हा, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव थे पीएम। और कब की थी? 1992 में। पर्पज क्या था? साउथ ईस्ट एशिया कंट्री के साथ कोऑपरेट करना। मगर 2014 के बाद आपको देखने को मिलेगा ये पॉलिसी अपग्रेड कर दी गई है। अब इस पॉलिसी का नाम क्या होगा? एक्ट ईस्ट है। मोदी जी जब से आए तो मोदी जी ने कहा कि भैया आप देखो मत, अब काम करो इन दो देशों के बीच में, दोनों रीजन्स के बीच में, इंडिया के बीच में और साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज है उनके बीच में कोऑपरेशन बढ़ना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ रहा, इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो ये पहले से ज़्यादा अपडेटेड है, तो ज़्यादा फोकस करती है इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कल्चरल कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन, कई सारी चीज़ों में कोऑपरेट करने की बात कर रहे हैं। तो बांग्लादेश किसका पार्ट है? इंडिया की लोकिस्ट पॉलिसी का पार्ट है। अब इसको हम क्या बोलेंगे? एक्ट ईस्ट पॉलिसी बोलेंगे। तो इंडिया चाहता है म्यांमार के थ्रू बाकी जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं उनको कनेक्ट किया जा सके, म्यांमार के थ्रू बाकी देशों को कनेक्ट किया जा सके। और ये भी बांग्लादेश भी उसी का पार्ट है इंडिया की लोकिस्ट पॉलिसी का। डिजास्टर मैनेजमेंट में, डिजास्टर मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, डिजास्टर्स आती हैं, तो मतलब बाधाएं आ जाती हैं, प्राकृतिक आपदा जैसे मतलब सुनामी हो गई, अर्थक्वेक हो गया, तो इन सारी चीज़ों में दोनों देश आपस में कोऑपरेट करते हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज पर आपस में कोऑपरेट करते हैं। साथ के साथ में 2015 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 में एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और बांग्लादेश की गवर्नमेंट के बीच में, जिसको बोलते हैं लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें एनक्लेव्स को एक्सचेंज किया गया था। एनक्लेव्स का मतलब है, जैसे मान लो, ध्यान से सुनना, इंडिया की टेरिटरी में कुछ एरिया ऐसे थे, कुछ गांव ऐसे थे, बांग्लादेश कहता था ये हमारे हैं, तो उनको हम बोलेंगे एनक्लेव्स। ऐसे ही बांग्लादेश की टेरिटरी में कुछ जगह ऐसी थी, कुछ गांव ऐसे थे, कुछ एरिया ऐसे थे जिनको इंडिया कह रहा है ये हमारे हैं, उनको क्या बोलेंगे? एनक्लेव्स। तो 2015 में दोनों देशों के बीच में एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन होता है। हमारे भारत के पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, आवामी लीग की पार्टी की, आवामी जो लीग है उसकी पार्टी की पीएम हैं कौन? शेख हसीना। तो शेख हसीना और नरेंद्र मोदी जी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है। इस एग्रीमेंट के थ्रू, अपनी बुक में तो नहीं दे रखा पर मैं बता देता हूँ, इंडिया ने 111 एनक्लेव्स को दिया बांग्लादेश को अपनी तरफ से। 111 एनक्लेव्स को किसको दे दिया? बांग्लादेश को। और बांग्लादेश ने बदले में 51 एनक्लेव्स को दिया इंडिया को। ऐसे करके मतलब गांव ऐसे आपस में शेयर करके बाउंड्री, मतलब कुछ एरिया इंडिया को दे दिए, इंडिया ने कुछ एरिया बांग्लादेश को दे दिए। ऐसे करके इन्होंने लैंड बाउंड्री जो डिस्प्यूट था उसको क्या कर दिया? रिजॉल्व कर दिया। तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है। और अभी भी कोशिश की जा रही है दोनों देशों के बीच में रिलेशंस को कैसे इंप्रूव किया जा सके, कैसे और हम आगे फर्दर कोऑपरेट कर सकते हैं। साथ के साथ में क्या क्या हमारे बीच में कॉमन थ्रेड्स हैं, इनको कैसे पहचाना जाए, इस पर भी काम चल रहा है। और साथ के साथ में ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ जो है सेंसिटिव है, उन चीज़ों पर भी काम करने की ज़रूरत है। एक दूसरे के, देखो, सेंसिटिव टू ईच अदर्स नीड, ऐसी चीज़ों पर ध्यान देने की कोशिश की जा रही है। कुछ इश्यू होते हैं जो इंडिया के लिए सेंसिटिव है, कुछ इश्यू है जो बांग्लादेश के लिए सेंसिटिव है, तो इन पर मिल बैठ के कैसे काम कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर फोकस करने की बात कही जा रही है। तो ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ इंडिया और बांग्लादेश। तो टॉपिक हमारा क्या है? इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स। तो इसमें इंडिया बांग्लादेश वाला जो टॉपिक है ये भी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह। तो मैंने इसको अलग अलग करके बता दिया खोल के, कहाँ कहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है, इंडिया के क्या कंसर्न है, बांग्लादेश के क्या कंसर्न है, किन किन चीज़ों पर हम कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि आज की डेट में हमारे बहुत बढ़िया अच्छे रिलेशंस हैं, कोई ज़्यादा खास दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सो इसको नोट डाउन करो। थैंक यू। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और अब हम देखेंगे इंडिया एंड अदर नेबरिंग कंट्रीज के रिलेशंस में देखेंगे इंडिया एंड नेपाल। लास्ट वाली वीडियो में मैंने इंडिया बांग्लादेश का बताया था, अब इंडिया और नेपाल का देखेंगे। ये थोड़े थोड़े से लिटिल बिट बड़े हैं, इतने ज़्यादा भी बड़े नहीं है। मैं चाहूँ तो एक वीडियो में करा सकता था,
मगर यहाँ पे आप आराम आराम से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बाद में रिवाइज करते रहना। इंडिया अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल हमारा नेबरिंग कंट्री है, नॉर्थ में पड़ता है, आप सबको पता ही होगा। नेपाल में पहले मोनार्की हुआ करती थी, मगर आज की डेट में आपको पता है डेमोक्रेसी है ना। ये सारी चीज़ें आप जानते ही हो। तो इंडिया और नेपाल की बात करें तो इंडिया और नेपाल के बीच में बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है। ऐसी रिलेशनशिप किसी भी देश के साथ नहीं है, हमारी पड़ोसी देश के साथ। हमारे सिटीजन्स, इवन नेपाल के सिटीजन, दोनों देशों के जो सिटीजन्स हैं वो एक देश से दूसरे देश में आ सकते हैं और जा सकते हैं। कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आ सकते हैं, जा सकते ही नहीं, एज वेल एज काम भी कर सकते हैं, घूमने आ सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, इवन काम कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा हमने मतलब छूट दे रखी है किसको, नेपाल को। ऑल्दो थोड़ा चेक तो होता ही है, बट इतना वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। आईडी वाईडी की तो ज़रूरत पड़ेगी। दोनों देशों के बीच में, यहाँ पे बुक में बताया जा रहा है, दोनों देशों के बीच में पहले ट्रेड डिस्प्यूट हुआ करते थे, मगर अब इतने ज़्यादा ट्रेड डिस्प्यूट नहीं है। ट्रेड मतलब वही व्यापार से रिलेटेड इशू हुआ करते थे। अब वही बात, इंडिया के क्या कंसर्न है, पहले हम देखेंगे इंडिया की क्या कंसर्न है। मतलब इन दोनों देशों के अगर रिलेशन में हम बात करें तो इंडिया की क्या चिंता है नेपाल के प्रति, फिर हम देखेंगे नेपाल की क्या चिंता है। भाई सिंपल सी बात है, जब दो रिलेशंस की हम बात करते हैं तो डेफिनेटली एक दूसरे की शिकायत करते हैं। तो इंडिया क्या शिकायत करता है, आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा नेपाल जो है चाइना के बहुत ज़्यादा करीब जा रहा है। किसके करीब जा रहा है, नेपाल जो है चाइना के बहुत ज़्यादा करीब जा रहा है। और आप सब लोगों को पता है चाइना हमारा दुश्मन है। 1962 में हमारी और इंडिया की, चाइना की, जो हमारी और चाइना की लड़ाई हुई थी 1962 में, और हम हार भी गए थे, ठीक है। इस चीज़ का हमें पता है, बहुत सारी ज़मीन भी हमें देनी पड़ी थी। मगर आज की डेट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो चाइना है वो नेपाल के इंटरनल मैटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है। आप देखो मतलब नेपाल और चाइना बहुत ज़्यादा करीब हो चुके हैं आज की डेट में। तो इन दोनों देशों की जो दोस्ती है ये भारत को अच्छी नहीं लग रही है। इंडिया कह रहा है कि भाई समझो, चाइना जो देश है इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब सिंपल सी बात है, नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही है आज की डेट में, चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी, तो दोनों की अच्छी जम रही है। मगर चाइना के जो इरादे हैं वो गलत हैं। चाइना के इरादे गलत क्या है कि वो मतलब कब्जा कर लेगा आने वाले समय में। आप देखना इस चीज़ को, बहुत सारी चीज़ों को वो कब्जा कर लेगा। खैर इस चीज़ से खुश नहीं है। और फिर सिंपल सी बात है, जब नेपाल में चाइना का इंटरफेरेंस होगा तो वो हमारे लिए भी खतरा है। नेपाल को चाइना इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ से इंडिया खुश नहीं है। दूसरा, नेपाल गोट गवर्नमेंट इन एक्शन अगेंस्ट एंटी इंडियन एलिमेंट्स। नेपाल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंटी इंडियन एजेंडा चलाते हैं, मगर वहाँ पर नेपाल की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। भारत सरकार कह रही है भाई इन पर आप कुछ एक्शन लो, मगर कोई एक्शन उन पर नहीं लिया जा रहा है। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आपको पता है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो कई सारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं उनका मानना है कि नेपाल में जो माओइस्ट मूवमेंट चल रहा है, माओवादियों का जो नेपाल में मूवमेंट चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, ये हमारी इंडिया की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए नुकसान है। क्यों? क्योंकि नेपाल में जो माओवादी मूवमेंट चल रहा है, इससे क्या हो रहा है, इंडिया के कुछ स्टेटों में, बिहार से अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो नक्सलाइट ग्रुप्स हैं वो इनसे इंस्पायर हो रहे हैं। किससे इंस्पायर हो रहे हैं? नेपाल के माओवादी मूवमेंट से। यहाँ पर भी, इंडिया में भी जो नक्सलवादी ग्रुप्स हैं वो उनका राइज देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं। यहाँ पर मूवमेंट चला तो ये लोग भी कह रहे हैं कि हम भी मतलब सरकार के खिलाफ क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो इस चीज़ का भी हमें बहुत ज़्यादा खतरा है, हमारा ये सबसे बड़ा दिक्कत है। तो आप ध्यान रखना इंडिया के क्या क्या कंसर्न है, याद रखने हैं आपको। नेपाल और इंडिया के रिलेशंस में सबसे पहला तो एक तो चाइना के साथ नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही है नेपाल की, ये हमें अच्छी नहीं लग रही है। दूसरी चीज़ हम समझा भी रहे हैं उनको। दूसरा यह है कि नेपाल में जो एंटी इंडियन गवर्नमेंट है, एंटी इंडियन एलिमेंट्स हैं, उन पर नेपाल कुछ नहीं कर पा रहा है। साथ के साथ में नेपाल में जो माओवादी जो मूवमेंट चल रहा है उससे इंडिया में भी नक्सलवादियों का राइज हो रहा है, ये भी हमारी चिंता का विषय है। अब नेपाल की भी कुछ ना कुछ डेफिनेटली शिकायतें होंगी। तो नेपाल के क्या कंसर्न है इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में? पहली चीज़, बहुत सारे नेपाल के लीडर्स को और बहुत सारे सिटीजन्स को ऐसा लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है नेपाल के डोमेस्टिक अफेयर्स में, इंटरनल अफेयर्स में दखलंदाजी कर रही है। हालांकि हम उनके भलाई के लिए कह रहे हैं, मगर उनको क्या लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट क्या है, एक बिग ब्रदर का रोल प्ले कर रही है, हर बार बीच में टांग अड़ा रही है। तो हमें मतलब ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। ऐसा मतलब मानना है कहाँ के लोगों का, नेपाल के लीडर्स का एज वेल एज नेपाल के सिटीजन्स का। इनका मानना है कि नेपाल के मामलों में इंटरफेयर कर रहा है कौन? इंडिया इंटरफेयर कर रहा है, जो अच्छा नहीं लग रहा उनको। रिवर वाटर हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो, या फिर इन दोनों चीज़ों में आप नेपाल को ये लगता है कि यहाँ पर भी इंडिया अपना क्या कर रहा है, डोमिनेंस, यहाँ पर भी इंडिया अपनी दादागिरी दिखा रहा है। इन सारी चीज़ों में भी इंडिया कह रहा है कि यस, चाहे रिवर वाटर का डिस्प्यूट हो या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हो, यहाँ पर सब जगह किसका दबदबा देखने को मिल रहा है? इंडिया का दबदबा देखने को मिल रहा है। और नेपाल चाहता है, देखो आपको पता है नेपाल ऊपर पड़ता है, नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है। तो नेपाल चाहता है कि ओशियन का एक्सेस मिले उसको, सी का एक्सेस मिलो।
कैसे मिले? इंडियन टेरिटरी के थ्रू। इंडियन टेरिटरी के थ्रू नेपाल क्या चाहता है? उसको सी का एक्सेस मिले। तो ये नेपाल के कंसर्न है। किसके कंसर्न है? नेपाल के। अब बात करें, ऐसा नहीं है दोनों देशों के बीच में कोई समस्याएं हैं, बट कुछ कॉपरेशन भी हमें देखने को मिलता है। क्या क्या कॉपरेशन आपको देखने को मिलेगा? दोनों देशों के बीच में आपको रिलेशन अभी इतने ज़्यादा खराब हुए नहीं है, स्टेबल रिलेशन है और पीसफुल रिलेशन है। इंडिया और नेपाल के रिलेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल है और पीसफुल है। ट्रेड भी अच्छा चल रहा है। अब ध्यान रखना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों कंट्रीज को साथ साथ मतलब पास पास रखती हैं, दोनों देशों को बिल्कुल पास में रखने की कोशिश करती हैं। तो क्या क्या चीज़ें जो इंडिया और नेपाल को साथ में रखने की कोशिश कर रही हैं, तो उनमें आती हैं ट्रेड, साइंटिफिक कोऑपरेशन, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट। तो ये ऐसी चीज़ हैं जिनकी वजह से दोनों देश बिल्कुल पास पास में, दोनों देशों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। इन फील्ड में दोनों देश बहुत ज़्यादा आपस में क्या कर रहे हैं? कोऑपरेट कर रहे हैं। और अब तो आपको पता है नेपाल में डेमोक्रेसी आ गई है, और पहले तो मोनार्की वाला सिस्टम हुआ करता था, अब पूरी तरह से डेमोक्रेसी आ गई है। तो डेमोक्रेसी आने से हमारे अब इंडिया में भी डेमोक्रेसी, नेपाल में भी डेमोक्रेसी, तो दोनों देशों में जब डेमोक्रेसी है तो अब ऐसा माना जा रहा है कि फ्यूचर में हमारे दोनों के रिलेशन और अच्छे हो जाएंगे। बशर्ते एक ही चीज़ यहाँ पर टांग अड़ा रही है, और वो कौन सी चीज़ है? दैट इज चाइना। अगर चाइना का इंटरफेरेंस नेपाल में कम नहीं हुआ तो हमारे और इनके बीच में कभी रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, नेपाल ने बीच बीच में कई बार दखलंदाजी दी थी, और तो नेपाल ने इंडिया की कई सारी टेरिटरीज को अपने मैप में भी दिखा दिया था। दैट इज बिकॉज ऑफ चाइना की वजह से। और तो और नेपाल बीच बीच में कुछ भी बोलता रहता है। अभी आपने देखा होगा योगा डे पर क्या बोल दिया था नेपाल ने कि योगा का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? नेपाल से हुआ है। तो ये चीज़ें हैं जो रिलेशंस ख़राब करती हैं। ऐसे अगर एक देश दूसरे देश के बारे में कुछ बोल रहा है तो इससे डेफिनेटली हमारे जो रिलेशंस हैं उस पर क्या पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। तो अब जो मेरे हिसाब से जो मेन डोमिनेटिंग फैक्टर है इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में, दैट इज चाइना। अगर चाइना का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है नेपाल में, नेपाल की पॉलिटिक्स में, इसका सीधा सीधा फर्क पड़ेगा इंडिया नेपाल के रिलेशंस पर। ठीक है, खैर वो तो अभी की बात बता दी है। बुक में जो दे रखा है, बुक वाली सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे करा दी हैं आपको कमेंट करके बताना है नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन, जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बना, उसके बारे में आपको बताना है। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और अब हम इसको टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। टॉपिक हमारा चल रहा है इंडिया एंड अदर नेबर्स, इंडिया एंड इट्स अदर्स नेबर्स। एक तो हमने पाकिस्तान के साथ कन्फ्लिक्ट देखा था, फिर हमने दो लास्ट वीडियोज में एक तो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस देखे थे, इंडिया और नेपाल के रिलेशन देखे थे। आज ये वाला जो टॉपिक है कंप्लीट कर देंगे। अभी हम 3 देशों के रिलेशन देखेंगे, इंडिया श्रीलंका, और इसके बाद इंडिया भूटान, और फिर देखेंगे इंडिया मालदीव। छोटे छोटे से टॉपिक है, ज़्यादा नहीं दे रखा है, तो वही चीज़ हम देखेंगे। देखो श्रीलंका में तो हमारा एक ही इशू है। श्रीलंका में जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है, मेन हमारी जो संबंधों में जो समस्या आ रही है, इंडिया और श्रीलंका के जो संबंधों में जो समस्या आ रही है वो आ रही है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स आपको बताया था मैंने, श्रीलंका में 2 एथनिक ग्रुप्स हैं, एक तो है सिन्हेला और दूसरी तरफ है तमिल्स। तो सिन्हेला वहाँ पे क्या करते हैं? मनमर्जी करते हैं। तमिल्स का वहाँ पर शोषण हो रहा है, तमिल्स को राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। तो अब तमिल्स, अब एक्चुअली इंडिया में जो तमिलनाडु है वहाँ पर भी कौन रहते हैं? तमिल्स। और श्रीलंका में भी जो तमिल्स हैं वहाँ पर 2 प्रकार के तमिल्स हैं। एक तो ओरिजिनली जो श्रीलंका के थे, और दूसरा कुछ इंडियन तमिल्स हैं जो उनके फोरफादर्स, उनके पूर्वज कहाँ से गए थे? इंडिया से। तो अंग्रेजों के टाइम पे जब ब्रिटिश एरा चल रहा था, ब्रिटिश टाइम चल रहा था, तो अंग्रेजों ने कई सारे लोगों को एज ए वर्कर्स, प्लांटेशन वर्कर्स कहाँ भेज दिया था? तब श्रीलंका में भेज दिया था। तो वहाँ पर कुछ तमिल्स हमारे, अब वो रहते कहाँ पर हैं? वहीं पर रहते हैं। तो उन तमिल्स पर क्या किया जा रहा है? शोषण किया जा रहा है। क्या शोषण किया जा रहा है? देखो, नंबर 1, अब भाई सिंपल सी बात है, वहाँ पे तमिल्स को मारा जा रहा है। बहुत सारे तमिल लोग हैं, उनको वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा मार दिया जा रहा है अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ के साथ में ना उनको कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। पॉलिटिकली भी वहाँ के श्रीलंकन जो तमिल्स हैं वो भी खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि पॉलिटिक्स में हर जगह मेजोरिटी किसकी है? सिन्हेला लोगों की है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना तो भारत के लोग और ना ही भारत के लीडर्स न्यूट्रल नहीं रह सकते। बिल्कुल न्यूट्रल रहना हमारा मतलब हक नहीं बनता, इसलिए हमें इस मैटर पर उनसे बात करनी पड़ती है। तो आपको पता होगा 1987 में राजीव गांधी जी के दौरान, जब राजीव गांधी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, तो इंडिया ने श्रीलंका से पीस अकॉर्ड साइन किया था, और हमने इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को कहाँ पर भेजा था? श्रीलंका में भेजा था। किसको ख़त्म करने के लिए? LTTE को ख़त्म करने के लिए भेजा था। ठीक है, मगर LTTE में लोग किसके थे? तमिल्स ही थे। तो इंडियन गवर्नमेंट को इन LTTE के लोगों से लड़ना पड़ा। इससे ना तो श्रीलंका के लोग खुश थे और ना ही इंडियन खुश थे। मैं बाहर सारी कहानी समझा चुका हूँ। बाद में फिर आपको पता है हमने वो मिशन वापस बुलाना पड़ा,
तो उसके बाद ध्यान रखना 1987 का जो मिलिट्री इंटरवेंशन किया था श्रीलंका में इंडिया ने, उसके बाद इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि अब हम श्रीलंका के इंटरनल मैटर्स में दखलंदाजी नहीं देंगे, और इंडिया ने एक पॉलिसी बना ली अपनी, पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट श्रीलंका के साथ, कि अब हम मतलब श्रीलंका का कोई मैटर चल रहा है उसमें हम अंदर के मैटर्स में हम दखलंदाजी नहीं करेंगे। कॉपरेशन की बात करें तो ध्यान रखना इंडिया ने श्रीलंका के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, FTA साइन किया है। अब FTA में क्या होता है, दो देशों के बीच में व्यापार होता है, उसमें जो टैरिफ्स होते हैं, जो टैक्स होते हैं दो देशों के बीच में जो लगते हैं, वो टैक्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, उससे ट्रेड और ज़्यादा फलता फूलता है, तो दोनों देश के लोगों को फ़ायदा होता है। साथ के साथ में आपको पता होगा 2004 में, दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी इंडियन ओशियन में, इवन इंडिया में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और श्रीलंका में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो उस समय पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन में इंडिया ने श्रीलंका की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तो बस इतना दे रखा है इंडिया और श्रीलंका के बारे में। अब इंडिया और भूटान की बात करें तो इंडिया भूटान के भी बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है दोनों देशों के बीच में। ध्यान रखना भूटान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा मतलब कंट्री है, जो बाकी कंट्रीज के साथ जैसे चाइना के साथ इसका कोई खास एंगेजमेंट नहीं है और हमारी बात भी मानता है भूटान। हमारा और भूटान के बीच में कोई खास मेजर कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई ज़्यादा मतलब दरार नहीं है हमारे और दोनों देशों के बीच में, ठीक है। भूटान बहुत छोटा सा देश है, बड़ा शांति प्रिय देश है और ये चाहता भी नहीं है। और साथ के साथ में भूटान का जो मोनार्क था, मोनार्क मतलब जो राजा था, उसने इंडिया की हेल्प की। किस मामले में हेल्प की, कुछ लोग जिनको हम बोलते हैं मतलब कुछ लोग जो थे हमारे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया आप समझते हो कौन सा वाला हिस्सा है इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में कुछ लोग क्या कर रहे थे, गुरिल्ला वार और इंसर्जेंसी क्रिएट कर रहे थे। तो भूटान के मोनार्क ने इंडिया की हेल्प की। कैसे हेल्प की कि वो जो लोग थे, अब देखो इंडिया में कुछ लोग अस्थिरता फैलाने में लगे हुए थे, इंडिया में नक्सलाइट को मतलब बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, नक्सलिज्म को प्रमोट कर रहे थे, इंसर्जेंसी प्रमोट कर रहे थे, मगर वो ग्रुप ऑपरेट कहाँ से कर रहे थे, भूटान से ऑपरेट कर रहे थे। और इंडिया में कैसे वॉर लड़ रहे थे, गुरिल्ला, ठीक है, गुरिल्ला वॉर मतलब इंडियन गवर्नमेंट के साथ, इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ गुरिल्ला वॉर उनका चलता रहता था, मतलब छुप छुप के अटैक करते रहते थे और भारतीय सैनिकों को मारते रहते थे, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा। तो इंडियन जो भूटान का मोनार्क है उसने क्या किया, जो भूटान में ये ग्रुप काम कर रहे थे वहाँ से उनको खदेड़ दिया, वहाँ से बिल्कुल निकाल दिया, तो हमारी हेल्प की। मतलब भूटान में रह के कुछ लोग इंडिया के खिलाफ साजिश कर रहे थे, इंडिया में नक्सलिज्म को प्रमोट कर रहे थे, इंडिया में ये जो इंसर्जेंसी इसको प्रमोट कर रहे थे, तो उसको बिल्कुल ख़त्म करवा दिया किसने, भूटान के मोनार्क ने। तो ये अच्छा कोऑपरेशन देखने को मिला इंडिया और भूटान के बीच में। और बात करें तो भूटान में बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें इंडिया भूटान की मदद कर रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को सेटअप करने में। साथ ही साथ में भूटान को इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट एड भी देता है। ध्यान रखना, डेवलपमेंट एड का मतलब है भूटान के डेवलपमेंट के लिए इंडिया इसकी सहायता भी करता है, पैसे भी देता है। अब इंडिया मालदीव की बात करें तो आपको पता है मालदीव इंडियन ओशन में पड़ता है। लक्षद्वीप के नीचे जाओगे नीचे की तरफ तो आपको मालदीव देश दिखेगा, आइलैंड कंट्री है। तो हमारे और मालदीव के रिलेशन ही बहुत अच्छे हैं, वार्म और कोर्डियल रिलेशन है, बड़े मधुर संबंध है दोनों देशों के बीच में। और हमने मालदीव की हेल्प की थी 1998 में। ध्यान रखना, नवंबर 1988 में क्या हुआ था, भूटान यहाँ पे मालदीव में कुछ लोगों ने भूटान बार बार आ रहा है। मालदीव में 1988 में नवंबर 1988 में क्या हुआ, मालदीव के अंदर कुछ लोगों ने मालदीव की सरकार को हटाने की कोशिश की, मिलिट्री कू करने की कोशिश की थी एक बार। तो और उसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे तमिल मर्सनरीज को बुला लिया। तमिल मर्सनरीज का मतलब है कुछ भाड़े के मतलब लोग बुला लिए थे, कहाँ से, श्रीलंका से। तो श्रीलंका से कुछ तमिल्स को भाड़े पे बुला के और मालदीव में अटैक करवाने की कोशिश की थी। मालदीव में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उस समय की जो गवर्नमेंट थी उसको हटाने की कोशिश की थी। उस समय मालदीव ने इंडिया से हेल्प रिक्वेस्ट की कि साहब हमारी हेल्प करो, तो इंडिया ने तुरंत एक्शन लिया और 1988 में जो वहाँ की सरकार को हटाने का जो प्रयास था इसको हमने क्या करवा दिया, विफल करवा दिया। हमने तुरंत इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को वहाँ पे भेजा और मालदीव की हेल्प की। तो हम इस हद तक क्या करते हैं, मालदीव की हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ भी हमने मालदीव के साथ इंडियन और मालदीव के रिलेशंस में आपको बतानी है कि इंडिया ने 1988 में मालदीव की क्या करी थी, मालदीव की हेल्प करी थी। कैसे हेल्प करी थी, अपनी एयरफोर्स और नेवी को वहाँ पे भेजा था ताकि जो तमिल मर्सनरीज आए थे श्रीलंका से और वहाँ की गवर्नमेंट को हटाने की जो कोशिश की थी, ये प्रयास बिल्कुल क्या कर दिया, हमने विफल कर दिया। साथ ही साथ में इंडिया और भी कंट्रीब्यूट करता है मालदीव के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, टूरिज्म सेक्टर के डेवलपमेंट में, फिशरीज के डेवलपमेंट में भी इंडिया मालदीव की बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो ये हुए हमारे तीनों के तीनों देश, श्रीलंका, इंडिया, भूटान और इंडिया मालदीव के बारे में। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा टॉपिक और बचा हुआ है।
एक छोटा सा और टॉपिक बचा हुआ है, मतलब अब हमने इंडिया और नेबर्स सभी कन्फ्लिक्ट हमने देख लिए, पर्सनल रिलेशनशिप देख ली हमने इंडिया और वेरियस कंट्रीज के बीच में। अब थोड़ा सा कंक्लूजन टाइप का दे रखा है लास्ट में। क्या दे रखा है? देखो, इंडिया और नेबर्स के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ हमने देख ली। इंडिया के बीच में और नेबर्स के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसका रीज़न एक हम क्या मान सकते हैं, क्यों बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप सोचो। तो इसका एक रीज़न तो है एक इंडिया की साइज़। भाई इंडिया का साइज़ देखो, अपने साउथ एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं सब में इंडिया का साइज़ सबसे ज़्यादा बड़ा है। दूसरा पावर में भी अगर बात करें तो पावरफुल कंट्री कौन सा है? इंडिया है। तो सिंपल सी बात है, जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं इनको डेफिनेटली डर लगता है। ये छोटे छोटे कंट्रीज की शिकायत क्या रहती है? अपने पड़ोसी देशों की शिकायत ये रहती है कि इंडिया बिग ब्रदर की तरह बिहेव करता है, इंडिया मतलब एक डोमिनेंट पावर की तरह बिहेव करता है, ये सबसे बड़ी शिकायत रहती है। तो इंडिया के साइज और पावर की वजह से यहाँ के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें थोड़ा सा मतलब संदेह रहता है, सस्पिशन रहता है इंडिया के इंटेंशंस को लेकर। हालांकि इंडिया का आज तक रिकॉर्ड रहा है, हिस्ट्री रही है इंडिया के आज तक, इंडिया ने कभी भी किसी कंट्री पर आक्रमण नहीं किया है। ये हमारा क्या रहा है? ये हमारा इतिहास रहा है। तो इन लोगों को समझना चाहिए। हालांकि हम ये सारी चीज़ें पड़ोसियों को भी पता है कि किसके इंटेंशन कैसे हैं और किसके इंटेंशन कैसे हैं, फिर भी तो अपने पड़ोसियों को जो डर है, डर का कारण क्या है? इंडिया का साइज़ और इंडिया की पावर। तो उनको डर सा रहता है कि इंडिया हमको फ्यूचर में हत्या ना ले या फिर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करने ना लग जाए। अब इंडिया क्या कहता है? ये तो चलो छोटे कंट्रीज हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया भी मतलब इंडिया को ऐसा लगता है कि पड़ोसी देश ना हमको मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। क्यों एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? साइज छोटा है, वो डराते रहते हैं। कई बार कहते रहते हैं देखो आप अगर हमारी हेल्प नहीं करोगे तो हम चाइना के साथ चले जाएंगे, आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। कई बार क्या है मतलब ऐसा मतलब लालच दे, मतलब वो डराते हैं, हमको क्या करते हैं? ब्लैकमेल करते हैं। तो इंडिया को ये छोटे छोटे देश हैं, इंडिया को क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट करते हैं। कई बार एक्सप्लॉइट इसी नाम पर करते हैं कि अगर आपने हमारी हेल्प नहीं की, आपने हमारे यहाँ पर अगर ज़्यादा इंटरफेरेंस किया तो देखो हम फिर बाहरी लोगों की हेल्प लेना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे करके इंडिया को ये क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट करते हैं। बट इंडिया देखो ये इंडिया क्या चाहता है कि हमारे आसपास के रीजन में शांति बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, अस्थिरता ना हो। क्योंकि अगर हमारे आसपास के रीजन में, साउथ एशिया के रीजन में अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है, सरकारें बदलती रहती हैं, जल्दी फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही हैं, तो इसका फ़ायदा कौन उठाएगा? इसका फ़ायदा उठाएंगे बाहर की पावरें। बाहर की पावर का अगर यहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ गया, जैसे बाहर की पावर्स की अगर हम बात करें, जैसे यूएसए हो गया, पहले रशिया हो गया। अब यूएसए और रशिया तो हालांकि नहीं आने वाले, पर अब सबसे ज़्यादा बड़ा हमारा डर क्या है कि अगर इस रीजन में इनस्टेबिलिटी रहती है, अगर यहाँ के जो कंट्रीज हैं, आसपास के जो कंट्रीज हैं, हमारे बीच में अगर रिलेशन सही नहीं रहते, तो यहाँ पे चाइना का प्रभाव बढ़ जाएगा। अभी प्रेजेंट में किसका प्रभाव बढ़ जाएगा? चाइना का प्रभाव बढ़ जाएगा। तो इसलिए इंडिया चाहता है कि इस रीजन में क्या बनी रहे? शांति बनी रहे। इसलिए हम इनको क्या करते रहते हैं? सपोर्ट करते रहते हैं। मगर इनको सपोर्ट भी क्या लगती है? गलत लगती है। मगर नेबरिंग कंट्रीज को क्या लगता है? नेबरिंग कंट्रीज कहते हैं कि इंडिया चाहता है कि वो रीजनली डोमिनेंट रहे। देखो भाई सिंपल सी बात है, रीजनली तो हम डोमिनेंट रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमारा साइज, हमारी पावर, हमारी पॉपुलेशन, हमारी टेक्नोलॉजी, इस चीज़ में वो हमसे कभी भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे। फिलहाल की पोजीशन तो ये है और आने वाले समय में भी नहीं कम्पीट कर पाएंगे। तो इस चीज़ को इनको समझना चाहिए कि यार इंडिया मतलब एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, वर्ल्ड में इंडिया का बहुत बड़ा नाम है। तो डेफिनेटली ये साइज में और पावर में तो बड़ा रही है, पर डोमिनेंट को मतलब हम कभी ज़बरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं। मगर इनको ऐसा डर लगता है कि इंडिया मतलब क्या चाहता है? हम पर डोमिनेंस करना चाहता है, अपना दादागिरी दिखाना चाहता है। हालांकि इंडिया ऐसा कुछ करता नहीं है, मगर इनका डर क्या है कि इंडिया क्या करना चाहता है? रीजनली डोमिनेंट पावर बनना चाहता है। ये तो हमने देखे इंडिया और कई सारे देशों के बीच में आपस में डिस्प्यूट्स देखे, उनके रिलेशंस देखे। अब ऐसा नहीं है कि साउथ एशिया में बस सारे देशों के इंडिया के साथ ही मतलब बनती नहीं, इंडिया के साथ ही डिस्प्यूट चलते रहते हैं। इन हमारे जो साउथ एशिया के कंट्रीज हैं इनमें आपस में भी डिस्प्यूट चल रहे हैं। जैसे अगर नेपाल और भूटान की बात करें तो माइग्रेशन ऑफ एथनिक नेपालीज इन भूटान, नेपाल से बहुत सारे लोग जो हैं नेपालीज वो कहाँ पे जा रहे हैं? भूटान में जा रहे हैं। तो इसको लेकर इन दोनों देशों के बीच में क्या है? तनाव है, कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। बांग्लादेश और म्यांमार की बात करें तो यहाँ पर रोहिंग्या मुस्लिम्स को लेकर इनमें विवाद चलता रहता है। म्यांमार में आपको पता है, म्यांमार में बुद्धिस्ट लोग बहुत ज़्यादा हैं और आज की डेट में म्यांमार में एक मिलिट्री रूल चल रहा है। तो वहाँ पर जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं उनको मार मार के या फिर मतलब परेशान करके भगाया जा रहा है। तो ये म्यांमार से पड़ोस में क्या पड़ता है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में बहुत सारे रोहिंग्या मुस्लिम्स आ गए, तो इसको लेकर कन्फ्लिक्ट है बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में। नेपाल और बांग्लादेश की बात करें, नेपाल और बांग्लादेश में हिमालयन जो रिवर्स हैं उनकी वाटर शेयरिंग को लेकर क्या है? डिस्प्यूट चल रहा है। तो कुल मिला के अगर हम कंक्लूजन लाएं तो हमारा जो साउथ एशिया वाला जो रीजन है यहाँ पर बहुत सारे जो मेजर कन्फ्लिक्ट और डिफरेंस हैं, बड़े बड़े जो डिस्प्यूट है, बड़े बड़े जो डिफरेंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इंडिया और नेबर्स के बीच में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। रीजन है इंडिया की ज्योग्राफी। रीजन क्या है? इंडिया की ज्योग्राफी। क्यों? क्योंकि अगर देखो इंडिया का साइज़ बहुत बड़ा, तो इंडिया का साइज़ है,
वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है किसके मामले में, एरिया के मामले में। साथ के साथ में साउथ एशिया में बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन किसकी है, इंडिया की है। इंडिया ही सबसे ज़्यादा देशों के साथ क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। कमेंट करके बताना है कि इंडिया सबसे ज़्यादा किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो इंडिया की साइज़ की वजह से, इंडिया की सेंट्रल पोजीशन होने की वजह से, इंडिया का कई सारे देशों के साथ बॉर्डर शेयर होने की वजह से लाजमी है कि इस वाले एरिया में कन्फ्लिक्ट जो है इंडिया का मेजर कंट्रीज के साथ रहेगा। बाकी तो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, उनमें डिस्प्यूट आपको कम देखने को मिलेंगे। सेंट्रल में कौन है, इंडिया। पेरीफेरी में सारे कंट्री हैं, इसीलिए इंडिया का विवाद ज़्यादा रहता है। खैर, यहाँ पर ये वाला टॉपिक खत्म होता है हमारा। कौन सा वाला, इंडिया एंड इट्स नेबर्स। तो हमने सारे नेबर्स के साथ रिलेशन देख लिया, किस कंट्री के साथ कैसे कैसे रिलेशन है, और साथ के साथ में ये भी देख लिया किस किस कंट्री की कैसी कैसी पॉलिटिकल सिचुएशन रही है। सो बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लास्ट टॉपिक हमारा जो बचा हुआ है, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर हम कर रहे थे, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में हमने लगभग ऑलमोस्ट ऑल दी टॉपिक्स हमने कवर कर दिए। सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है, पीस एंड कोऑपरेशन। अभी तक तो हमने क्या देखा था, साउथ एशिया में झगड़े देखे थे, अलग अलग कंट्रीज के झगड़े देखे थे। इंडिया पाकिस्तान का देखा, इंडिया नेपाल के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो देखे। या हम कह सकते हैं कि साउथ एशिया के देशों के भारत के साथ कैसे रिलेशंस हैं, ये सारी चीज़ें हमने कवर करी थी। अलग अलग देशों में क्या सिस्टम है, कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, ये चीज़ हमने देखी थी। नाउ वी विल फोकस ऑन पीस एंड कोऑपरेशन। अगर सोचो, ये साउथ एशिया के जो देश हैं, अगर ये आपस में कोऑपरेट करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलें, तो सोचो ये क्या से क्या नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ के लिए साउथ एशिया में इन देशों के बीच में कोऑपरेशन करने के लिए ग्रुप भी बनाया गया था। उस ग्रुप का नाम है सार्क। ध्यान रखना, इस ग्रुप का नाम क्या है, सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो पूछा जा सकता है साउथ एशिया में ऐसा कौन सा ग्रुप है जो मतलब पीस एंड कोऑपरेशन के लिए बनाया गया, तो देन यू हैव टू टेल सार्क है, ठीक है। हालांकि आज की डेट में इनएक्टिव पड़ा है, बहुत ज़्यादा खास इसकी मीटिंग नहीं हो पा रही है। इसके बारे में भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, ऑल्दो इस चैप्टर में इसके बारे में कुछ खास नहीं दिया हुआ है, बट मैं थोड़ा सा कवर करा दूंगा आपको। सार्क और सार्क देशों ने आपस में ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया था, दैट इज साफ्टा। साफ्टा के बारे में भी देखेंगे, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। बाकी लास्ट में जो कंक्लूजन दे रखा है चैप्टर का, वो भी मैं इसमें कवर करा दूंगा। इट मीन्स इस लेक्चर के बाद आपका जो चैप्टर है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीस एंड कोऑपरेशन वाला टॉपिक। तो हमने क्या देखा, इन स्पाइट ऑफ मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप अमंग देमसेल्फ। तो आपने देखा कि हमारा जो साउथ एशिया है, इसमें बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हैं, दो देशों के बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट हैं, इंडिया और कई सारे देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट हैं। मगर साउथ एशिया के देश के जो लोग हैं, इन्होंने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि यस, हमें क्या करना पड़ेगा, आपस में कोऑपरेट करना पड़ेगा, हमें आपस में फ्रेंडली रिलेशंस बनाने पड़ेंगे, सो दैट वी कैन टुगेदर क्या कर सकें, हम ग्रोथ कर सकें। हालांकि इसमें एक कंट्री है जो बीच बीच में रोड़ा डालता रहता है, डेट यू नो वेरी वेल, दैट इज पाकिस्तान। ये मतलब दिक्कत क्रिएट करता रहता है। तो बस ध्यान रखना, साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं, उन्होंने आपस में पीस एंड कोऑपरेशन के लिए, फ्रेंडली रिलेशंस बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सार्क, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये बनाया गया था। ये एक बहुत बड़ा मेजर रीजनल इनिशिएटिव था। तो साउथ एशिया में अगर कोई पूछे कि साउथ एशिया में बहुत बढ़िया इनिशिएटिव क्या लिया गया था, तो आप बताओगे सार्क बनाया गया था, ताकि सार्क कंट्रीज या साउथ एशिया के कंट्रीज आपस में कोऑपरेट कर सकें। और पर्पज़ यही था, पर्पज़ क्या था, कोऑपरेशन करना। और कोऑपरेशन कैसे कर सकते हैं, आपको पता है, सारे देश यहाँ पर मिल जाएंगे, और मिल जाएंगे तो आपस में एक दूसरे की ज़रूरतों को फुलफिल कर सकते हैं। तो सार्क कब बना था, 1985 में सार्क को बनाया गया था। मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर लगातार पॉलिटिकल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। कोई भी प्रपोजल अगर यहाँ पे सपोज इंडिया लेके आता है, तो उसको पाकिस्तान रिजेक्ट कर देता है, नहीं, ठीक है। तो इंडिया ने जैसे एक बार प्रपोज किया था कि सभी सार्क देशों के लिए हम क्या बना देंगे, हम एक सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, और उस सैटेलाइट का ये सारे सार्क कंट्री जो हैं उपयोग कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए। मगर पाकिस्तान ने बोला नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो मतलब कुछ अगर पॉजिटिव यहाँ पे कुछ
किया जाता है इंडिया के द्वारा, तो पाकिस्तान बीच में रोड़ा बन जाता है बीच में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सार्क को बहुत ज़्यादा कुछ खास सक्सेस नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? क्योंकि लगातार आपको पता है साउथ एशिया में 2 ही देश हैं जिनमें सबसे बड़ा स्ट्रगल चलता रहता है, डेट इज इंडिया एंड पाकिस्तान, और इस ग्रुप में भी दोनों देश हैं। तो इन दोनों के डिफरेंस की वजह से सार्क क्या नहीं हो पाया है, सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो बेटा सार्क की फुल फॉर्म याद रखना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें टोटल 8 कंट्रीज हैं। कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये 8 कंट्रीज हैं। सार्क के बारे में मैं थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं, तो आपको याद रखनी है। तो फुल फॉर्म, सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू, नेपाल में, और ये फाउंड हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। ढाका, बांग्लादेश में ये फाउंड हुआ था। ये एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें टोटल 8 मेंबर्स हैं आज की डेट में। पहले कितने हुआ करते थे? 7 हुआ करते थे, मगर 2007 में, ध्यान रखना, अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान 8th मेंबर बन जाता है, जब सार्क की 14th समिट हुई थी न्यू दिल्ली में। अब देखो ये समिट आप समझते होंगे, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जब ये ईयरली या 2 साल में या 3 साल में जब भी एक बार मिलते हैं तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? समिट बोलते हैं। जब सार्क की 14th समिट हुई थी न्यू दिल्ली में, तो उस समय पर अफगानिस्तान 8th मेंबर बन जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। सार्क ने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं, एग्रीकल्चर, हेल्थ, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, इस फील्ड में। तो 8 कंट्रीज आप ध्यान रखना। मैं दोबारा बता देता हूँ, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, जो कि 2007 में ऐड किया गया था। तो टोटल 8 कंट्रीज हैं सार्क में। ये थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है सारी जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो टोटल सार्क की ध्यान रखना, अब तक टोटल 19th मीटिंग हुई है, मगर जो 19th वाली जो मीटिंग थी वो कैंसिल हो गई थी। ध्यान रखना, पाकिस्तान के कई सारे यहाँ पे इंडिया में आपको पता है टेररिस्ट अटैक किए थे। उसके बाद इंडिया ने बोला कि अब हम मतलब ये मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे 2016 वाली। तो बाकी कई सारे देशों ने भी इंडिया को सपोर्ट किया कि हम भी ये मीटिंग नहीं अटेंड करेंगे जो पाकिस्तान में होने वाली है इस्लामाबाद में। तो 2016 यहाँ पर इस्लामाबाद में 19th समिट होने वाली थी इसकी सार्क की, मगर इंडिया ने और साथ के साथ में कई देशों ने मना कर दिया कि नहीं अब हम अटेंड नहीं कर रहे। और तब से लेके आज तक सोचो 2016 की मीटिंग तो इसकी कैंसिल हो गई है ना। तो उसके बाद अब 2021 चल रही है, इसके बाद कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। मतलब सार्क जो है अब कैसे बस्ते में पड़ा है? ठंडे बस्ते में पड़ा है, ठीक है, कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है इसका। खैर, आपको सार्क के जो करंट लीडर्स हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। अफगानिस्तान की बात करें, हालांकि अफगानिस्तान में है, आप सभी को पता होगा अभी कंडीशन बहुत ख़राब चल रही है। तालिबान कई सारे रीजन्स को अपने कंट्रोल में लेता हुआ जा रहा है। खैर, एट प्रेजेंट में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं लोटे शेरिंग, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मालदीव के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली, और नेपाल के हैं केपी शर्मा ओली, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं गोटाबया राजपक्षे। तो ये हैं अपने करंट लीडर्स कहाँ के? सार्क के। तो ये न्यूज़ में भी रहते हैं और आपको पता भी होना चाहिए, ऑल्दो ये सारी चीज़ें बुक में नहीं है, मगर कुछ चीज़ें आपको एडिशनली अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। अब देखो सार्क कंट्रीज में, ध्यान रखना, सार्क कंट्रीज में ट्रेड को प्रमोट करने के लिए एक एग्रीमेंट किया गया था। क्या किया गया था? एग्रीमेंट किया गया था, और उस एग्रीमेंट का नाम है साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या है इसकी फुल फॉर्म? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ध्यान रखना, सार्क मेंबर्स ने साइन किया साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिससे क्या होता है? विच प्रोमिस्ड द फॉर्मेशन ऑफ फ्री ट्रेड जोन फॉर द होल साउथ एशिया। अब देखो साउथ एशिया के सभी देशों ने साफ्टा ज्वाइन कर लिया। साफ्टा का पर्पज़ क्या था? कि फ्री ट्रेड जोन इस्टेब्लिश करना, कि साउथ एशिया के जो देश हैं ये सभी आपस में फ्री ट्रेड करेंगे। फ्री ट्रेड करने का मतलब ये है कि एक देश से दूसरे देश में जब सामान जाता है तो उसमें जो टैरिफ्स हैं, टैरिफ्स का मतलब जो टैक्स होते हैं उसको क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। सपोज इंडिया कोई चीज़ बांग्लादेश को भेज रहा है, तो पहले बीच में टैक्स लगते थे 2 देशों के बीच में, तो वो टैक्स क्या कर दिए जाएंगे? कम कर दिए जाएंगे। तो टैक्स कम करने से क्या होगा? चीज़ें सस्ते में मिलेंगी लोगों को। तो इसका पर्पज़ क्या था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का? इसका पर्पज़ यही था कि दो देशों के बीच में जब ट्रेड करते हैं तो उस टैक्स को क्या किया जा सके? कम किया जा सके। तो इसी के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया। इसी एग्रीमेंट का नाम है साफ्टा। क्या क्रिएट करना है? फॉर्मेशन ऑफ ए फ्री ट्रेड जोन। किसके लिए? पूरे के पूरे साउथ एशिया के लिए। ए न्यू चैप्टर ऑफ पीस एंड कोऑपरेशन माइट evolve इन साउथ एशिया इफ ऑल कंट्रीज इन द रीजन अलाउ फ्री ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर्स। दिस इज द स्पिरिट
बिहाइंड दी आइडिया ऑफ साफ्टा। देखो साफ्टा बनाने के पीछे जो पर्पज़ था, पर्पज़ यही था कि अगर ये सभी देश वास्तव में, अगर ये वास्तव में पीस एंड कोऑपरेशन करेंगे, अगर ये वास्तव में शांति चाहते हैं, अगर वास्तव में अगर ये कोऑपरेट करते हैं तो क्या होगा। कोऑपरेट करना है तो क्या होगा, मतलब इनको अपने बॉर्डर्स क्या करने पड़ेंगे, फ्री करने पड़ेंगे। और जो ट्रेड है वो मतलब फ्री ट्रेड करना पड़ेगा, मतलब जो टैक्स लगाते हैं ट्रेड करने में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। टैक्स कम करेंगे तभी तो मतलब ज़्यादा ट्रेड होगा। अब सोचो दो देशों के बीच में व्यापार हो रहा है, टैक्स बीच में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो फिर व्यापार कम होगा। और टैक्स जब आप कम कर दोगे तो ऑटोमेटिकली जो ट्रेड है वो क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है, बढ़ जाता है पहले की तुलना में। अब ध्यान रखना ये साफ्टा जो एग्रीमेंट है ये साइन हुआ था 2004 में, मगर इफेक्ट में कब आया, लागू कब हुआ था, 1 जनवरी 2006 को। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 1 2 नंबर के। तो आप साफ्टा साइन हुआ था 2004 में, और इफेक्ट में कब आया था, 1 जनवरी 2006 को इफेक्ट में आया था। पर्पज क्या था साफ्टा का, पर्पज यही था, लोअरिंग ट्रेड टैरिफ्स। तो मतलब जो ट्रेड में जो टैरिफ्स होते हैं, ठीक है, जो टैक्सेस होते हैं उनको क्या करना, कम करना। मगर कुछ देशों को लग रहा था, कुछ देशों को क्या लग रहा था कि इंडिया जो है साफ्टा की मदद से उनके मार्केट में क्या कर देगा, इन्वेड कर देगा, उनकी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करेगा, उनकी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करेगा, किसके थ्रू, अपने कॉमर्शियल वेंचर्स के थ्रू और कॉमर्शियल जो प्रेजेंस है उसके थ्रू। तो मतलब देखो साफ्टा बनाया तो अच्छे के लिए गया था, मगर अब सोचो साउथ एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, इंडिया है। तो सबसे ज़्यादा सोचो ट्रेड कौन करेगा, इंडिया करेगा। तो छोटे छोटे जो कंट्रीज थे इनको क्या लग रहा था कि जो इंडिया है, इंडिया जो है हमारे देश में एकदम फ्लड ला देगा, मतलब अपना जो सामान है वो सीधा सीधा कहाँ बेचेगा, इन छोटे छोटे कंट्रीज में बेचेगा, जिसकी वजह से वहाँ की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, वहाँ की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए उनको डर लग रहा था। साथ के साथ में वो उनको ऐसा लग रहा था कि इंडियन जो कंपनीज है वहाँ पर जो जाएंगी वो वहाँ की मार्केट को इन्फ्लुएंस करेंगी, वो वहाँ की सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करेंगी, वो वहाँ की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करेंगी। तो मतलब उनको ऐसा लगने लगा, ये छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं, कि यार साफ्टा के थ्रू हो सकता है इंडिया हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करेगा। तो उनको डर लगने लग गया। इंडिया थिंक्स दैट देर आर रियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर ऑल फ्रॉम साफ्टा। अब इंडिया को क्या लगता है, इंडिया कहता है कि यार अगर वाकई में अगर साफ्टा अगर ये लागू होता है तो इससे सबको फ़ायदा हुआ है, ऐसा नहीं है इंडिया को ही फायदा होगा, सबको फ़ायदा हुआ है। दैट ए रीजन दैट ट्रेड्स मोर फ्रीली विल बी एबल टू कोऑपरेट बेटर ऑन पॉलिटिकल इश्यूज। अब ये इंडिया का मानना है कि अगर दो देशों के बीच में ट्रेड फ्रीली हो रहा है तो वो पॉलिटिकल इश्यूज पर भी आसानी से क्या कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं। सोचो ट्रेड अच्छा हो रहा है दो देशों के बीच में तो पॉलिटिकल मैटर्स भी क्या हो जाते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। और ट्रेड ही नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, तो पॉलिटिकल मैटर्स भी कहाँ से सॉल्व होंगे। सम इन इंडिया थिंक्स दैट साफ्टा इज नॉट वर्थ द ट्रबल सिंस इंडिया है ऑलरेडी हैज बाईलेटरल एग्रीमेंट्स विद भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका। अब देखो अब छोटे छोटे देश हैं, इनको तो डर लग रहा है इंडिया का, ठीक है, तो ये नहीं चाहते कि साफ्टा मतलब वाकई में मतलब इम्प्लीमेंट हो ये। तो कुछ लोग इंडिया में क्या कहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अगर वो देश नहीं चाह रहे, इट्स नॉट ए बिग डील। तो इंडिया ने क्या कर रखा है, बाईलेटरल एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं। अपने जो साउथ एशिया के कंट्रीज हैं, इंडिया भूटान का एक बाईलेटरल एग्रीमेंट है, इंडिया नेपाल का बाईलेटरल एग्रीमेंट है, इंडिया श्रीलंका का बाईलेटरल एग्रीमेंट है। बाईलेटरल मतलब दो देशों के बीच में एग्रीमेंट कर रखा है ट्रेड को लेकर, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये नहीं भी सपोर्ट करते हैं तो इंडिया ने कई देशों के साथ कैसे एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं, बाईलेटरल। तो ये बात रही किसकी, साफ्टा की। तो ध्यान रखना साफ्टा बना कब था, 2004 में, लागू कब हुआ, 1 जनवरी 2006 में। पर्पज क्या था, ट्रेड टैरिफ्स को क्या करना, कम करना। टैरिफ मतलब जो टैक्स एक प्रकार से जो लगाया जाता है, ड्यूटी जो लगाई जाती है, इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी जो भी लगाई जाती है उसको क्या करना, कम करना, ताकि जो मटेरियल है फ्री फ्लो हो सके और सस्ते में चीज़ें मिल सके कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज के लोगों को, ठीक है। तो पर्पज यही था, ट्रेड को इम्प्रूव करना, ट्रेड बढ़ाना, पहले से ज़्यादा बढ़ाना। और ट्रेड बढ़ेगा तो सीधी सीधी बात है दोनों कंट्रीज को फ़ायदा होगा जो ट्रेड कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा देखेंगे इंडिया पाकिस्तान के बीच में, हालांकि इस चैप्टर में बहुत बार इंडिया पाकिस्तान का जिक्र किया गया है। यहाँ पर हम पीस एंड कोऑपरेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पीस एंड कोऑपरेशन को लेकर बात करेंगे। तो आपको पता होगा कि इस वाले रीजन की अगर हम बात करें, साउथ एशिया वाले रीजन की बात करें, तो हमारी जो स्टोरी है, किसकी स्टोरी, जो कन्फ्लिक्ट वाली स्टोरी है, ये ऐसी लगेगी एंडेमिक है और वायलेंस। देखो ऑल्दो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन सीम्स टू बी स्टोरी ऑफ एंडेमिक कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। मतलब आपको ये देखने को मिलेगा, ये वाली जो इंडिया और पाकिस्तान की स्टोरी है ये कैसा है, एंडेमिक कन्फ्लिक्ट है और वायलेंस। मतलब
एंडेमिक मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में आपको देखने को मिलेगा। साउथ एशिया में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इशू है ना, ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ये चल भी रहा है। आप जब से देश आज़ाद हुआ 1947 से आज तक इंडिया पाकिस्तान के बीच का मैटर सॉल्व नहीं हुआ है। मगर हम दोनों देशों ने, इंडिया और पाकिस्तान ने अपने इस कन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए या अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए कई सारे एफर्ट्स लगाए। तो यहाँ पे बता रखा है देयर हैज़ बीन सीरीज ऑफ एफर्ट्स टू मैनेज टेंशंस एंड बिल्ड पीस। तो मतलब दोनों देशों ने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, बहुत सारे प्रयास किए ताकि दोनों देशों के बीच में टेंशंस को कम किया जा सके और दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित की जा सके। द टू कंट्रीज हैव एग्रीड टू अंडरटेक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ वॉर। तो दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया कि ये क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेंगे। मतलब दोनों देशों के बीच में लगातार कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में क्या होता है, इनके जो लीडर्स होते हैं वो मिलते हैं, बात करते हैं, और बार बार मिलने से क्या होता है, डिप्लोमेटिक लेवल पर जब लोग मिलेंगे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स मिलेंगे, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी मिलेंगे या डिप्लोमेट्स मिलेंगे, तो लगातार जब मिलते जुलते रहते हैं तो उससे क्या होता है, टेंशन्स कम हो जाती हैं, वॉर खत्म हो जाते हैं। और जब बिल्कुल कम्युनिकेशन बंद हो जाता है तो फिर दिक्कत ज़्यादा होती है। तो दोनों देशों ने डिसाइड किया कि क्या करेंगे, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेंगे। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में क्या होता है, जो हमारे लीडर्स होते हैं, हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं दो कंट्रीज़ के, वो आपस में मिलते हैं और समस्याओं पर बात करते हैं ताकि युद्ध ना हो। ठीक है। सोशल एक्टिविस्ट prominent personalities have collaborated to create an atmosphere of friendship and among the people of both countries। तो ध्यान रखना, दोनों देशों के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और कुछ फेमस पर्सनैलिटीज हैं, उन्होंने भी इस चीज़ में काम किया कि दोनों देशों के बीच में फ्रेंडशिप का एटमॉस्फेयर बन सके, दोनों देश आपस में कोऑपरेट कर सकें। आपने देखा हो कई सारे पाकिस्तानी सिंगर जो हैं इंडिया में आते हैं, पाकिस्तानी एक्टर्स इंडिया में आते हैं, इंडियंस वहाँ पे जाते हैं, तो इनसे भी क्या होता है, दोनों देशों के बीच में जो रिलेशंस है वो इम्प्रूव करने की कोशिश की गई थी। और तो और आपको पता होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे, बस रूट चलाया था दोनों देशों के बीच में, क्या बस सेवा स्टार्ट की थी ताकि रिलेशंस अच्छे हो सके। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये भी जब आए थे पावर में, तो ये भी मतलब पाकिस्तान गए थे, नवाज शरीफ के यहाँ पर उनकी शायद बिटिया की एंगेजमेंट थी, वहाँ पर भी गए थे। तो कोशिश की गई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस इंप्रूव करने की, मगर हर बार पाकिस्तान से हमें क्या मिला है, धोखा मिला है। और बदले में वो क्या करते हैं, पाकिस्तानी टेररिस्ट अटैक करते हैं। तो इस वजह से ये जो मैटर है क्या नहीं हो पा रहा है, सॉल्व नहीं हो पा रहा है। फिलहाल हम पीस एंड कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। तो पीस एंड कोऑपरेशन में आपको क्या बताना है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में आपको ये चीज़ बतानी है कि क्या क्या हमने स्टेप्स लिए हैं ताकि दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन बढ़ सके, दोनों देशों के बीच में टेंशन्स रिड्यूस हो सकें। तो आपको ये वाला पॉइंट बताना है। सोशल एक्टिविस्ट और प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज, इन्होंने फ्रेंडशिप का एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की है। दोनों देशों ने डिसाइड किया है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाएंगे ताकि वॉर के रिस्क को कम किया जा सके। और लीडर्स हैव मेट एट समिट्स, कई समिट्स जो होती हैं, समिट आप समझते ही हो, जैसे सार्क की समिट हो गई, एक ऑर्गेनाइजेशन है SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर इंडिया पाकिस्तान दोनों साथ साथ हैं। तो ये जितनी भी समिट्स होती हैं जहाँ पर दोनों देश मिलते हैं, तो वहाँ पर ये एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये भी डिसाइड किया गया और ऐसा होता भी है। ए नंबर ऑफ बस रूट्स हैव बीन ओपनड बिटवीन टू कंट्रीज, और दोनों देशों के बीच में बस रूट ओपन किए गए ताकि मतलब इंडिया के लोग पाकिस्तान में आ सकें और पाकिस्तान के इंडिया में आ सकें। और बस सेवा चलाने का मतलब यही था कि दोनों देशों के बीच में फ्रेंडशिप को मतलब बढ़ाया जा सके। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी बस से पाकिस्तान गए थे जब नवाज शरीफ कहाँ क्या थे, उनके PM हुआ करते थे। सोचो इतने सारे एफर्ट्स लगाए गए हैं पर फिर भी सारी चीज़ें क्या हैं, फेल हो गई हैं। ट्रेड बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ पंजाब, अब देखो दो पंजाब हैं, एक तो इंडिया का पंजाब है, एक पाकिस्तान का पंजाब है। तो दोनों पंजाब में आपको देखने को मिलेगा पिछले 5 साल में ट्रेड बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंप्रूव हुआ है और दोनों देशों के बीच में वीज़ा भी आसानी से मिल जाता है। तो ये वाले जो पॉइंट बताएं, 4-5 पॉइंट मैंने बताएं, तो आप ध्यान रखना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस एंड कोऑपरेशन से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये 4-5 पॉइंट आपको बताने कि यस हमने बहुत सारी स्टेप्स लिए हैं ताकि हम रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकें, ताकि कन्फ्लिक्ट्स को कम कर सकें, टेंशन्स को कम कर सकें। तो ये सारी स्टेप्स आप बता सकते हो। अब हम देखेंगे साउथ एशिया में चाइना और USA का रोल। ठीक है, चाइना USA को हम मिस नहीं कर सकते। आपको पता है आज की डेट में वर्ल्ड में यही मतलब सुपर पावर्स निकल के आ रही हैं, यूँ समझो। नंबर 1 पे तो आपको पता है USA। अब चाइना जो है USA को टेक ओवर करने की होना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो चाइना USA इन साउथ एशिया।
चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स रिमेन्स की प्लेयर्स इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स। तो आपको देखने को मिलेगा चाइना का कई सारे देशों के, मतलब आज की डेट में आप सुनते रहते होंगे, चाइना कई सारे देशों में जो साउथ एशिया के कंट्रीज हैं, जैसे नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, यहाँ पर मतलब इन कंट्रीज को बहुत सारा लोन दे रहा है, यहाँ पर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर रहा है। इवन यूएसए का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। तो यूँ समझ लो, ये जो साउथ एशिया, यहाँ पर जो दो मेजर फॉरेन पावर्स हैं वो कौन कौन सी हैं, चाइना और यूएसए। साइनो इंडियन रिलेशंस, साइनो इंडियन रिलेशंस का मतलब है, साइनो का मतलब है यहाँ पे चाइना। चाइना और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा पिछले कई सालों में हमारे इंप्रूव भी हुए हैं। मगर इस बुक को तो खैर नहीं पता बुक में जो लिखा हुआ है, बट अगर प्रेजेंट की बात करूं तो अब मैं बिल्कुल प्रेजेंट मतलब 2021 की बात करूं तो आपको पता है इंडिया चाइना के रिलेशंस इतने ज़्यादा बेटर नहीं है। अभी बॉर्डर पर कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, बॉर्डर पर टेंशन्स हो रही हैं, पर फिलहाल वो चीज़ आपको साइड में रखनी है ना, बुक के हिसाब से हमें चलना है। तो बुक में आपको यहाँ पे कॉपरेशन की बात की जा रही है, पीस की बात की जा रही है, तो यहाँ पर वही पॉइंट आपको लिखने हैं कि पिछले 10 सालों में इंडिया चाइना के रिलेशंस क्या हुए हैं, इंप्रूव हुए हैं। मगर चाइना जो है किसके पास जा रहा है, पाकिस्तान के पास जा रहा है, या चाइना पाकिस्तान के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये बहुत ज़्यादा इरिटेंट है हमारे लिए। ये हमारे लिए बड़ा दुख की बात है, क्योंकि सोचो हमारा दुश्मन कौन है, पाकिस्तान। इवन चाइना भी हमारा दुश्मन है। क्यों दुश्मन है, आपको पता है इनसे हमारे कई वार वॉर हो चुके हैं। 1962 में हमारी लड़ाई हुई थी किसके साथ, 1962 में चाइना के साथ हुई थी, 1965 में पाकिस्तान के साथ, 1971 में पाकिस्तान के साथ, 1999 में पाकिस्तान के साथ। तो अगर ये दोनों देश पास पास आ रहे हैं और पास पास हैं भी आज की डेट में, तो ये कहते हैं हम तो भैया आयरन ब्रदर हैं। तो ये चीज़ें ना हमें बड़ा दुख पहुंचाती है। तो हालांकि हमारे रिलेशंस इंप्रूव हुए, पर इंडिया चाइना के बीच में जो मेजर प्रॉब्लम है वो यही है कि चाइना जो है पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा घनिष्ठ क्या बन चुका है, मित्र बन चुका है। ये हमारे लिए बड़ा सिरदर्दी का पॉइंट है, ठीक है। द डिमांड ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन हैव ब्रॉट टू एशियन जाइंट्स क्लोजर एंड देयर इकोनॉमिक टाइज हैव मल्टीप्लाइड रैपिडली सिंस 1991। तो यहाँ पर दो एशियन जाइंट्स की बात की जा रही है। वो जाइंट कौन कौन है, इंडिया और चाइना, चाइना और इंडिया। ध्यान रखना यहाँ पर जो जाइंट की बात की जा रही है वो एक तो है चाइना और दूसरा है इंडिया। तो जब इन दोनों देशों ने क्या किया, यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ और यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन आया। आपको पता ही होगा इंडिया में ग्लोबलाइजेशन 1991 में आया था, चाइना ने पहले ही कर दिया था अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज हमसे भी पहले। तो दोनों देश आपको पता है इमर्जिंग कंट्रीज हैं, इंडिया भी और चाइना भी। तो अब दोनों इंप्रूव कर रहे हैं, दोनों के बीच में ट्रेड बढ़ रहा है। तो दोनों जो हैं कंट्रीज पास पास आए और इनके बीच में जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं सिंस 1991 के बाद तो इंडिया चाइना बहुत ज़्यादा क्लोज आए हैं। अब थोड़ा यूएसए के बारे में बात करेंगे साउथ एशिया के रेस्पेक्ट में। तो अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन साउथ एशिया हैज़ रैपिडली इंक्रीज्ड आफ्टर कोल्ड वार। आप सब लोगों को पता है कोल्ड वार ख़त्म कब हुआ था, कोल्ड वार ख़त्म हुआ था 1991 में, ठीक है। कोल्ड वार शुरू कब हुआ था, 1945 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था कोल्ड वार, यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वार हुआ था। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है 1991 में। तो एक ही देश बचता है यूएसए, सोल पावर बचता है और वर्ल्ड में हेजेमनी स्टार्ट हो जाती है किसकी, यूएसए की। तो जब कोल्ड वार ख़त्म हुआ तो यूएसए का या अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। कहाँ पर बढ़ जाता है, साउथ एशिया में बढ़ जाता है। और दादागिरी सी भी चलती है यूँ समझ लो, क्योंकि भाई इसके सामने टक्कर का कोई था ही नहीं। द यूएस हैज़ गुड रिलेशंस विद बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आपको देखने को मिलेगा यूएस के बहुत अच्छे रिलेशन इंडिया के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। मगर अगर मैं प्रेजेंट की बात जोड़ दूँ तो आपको प्रेजेंट भी पता होना चाहिए। अब यूएस और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं और यूएस और पाकिस्तान के साथ इतने रिलेशन अच्छे नहीं है। तो प्रेजेंट का भी चीज़ आप ध्यान में रखो, ताकि अगर कोई न्यूज आए तो आप चीज़ों को लिंक कर पाओ फटाक से, ठीक है। किताब के अलावा प्रेजेंट में भी जीना सीखो आप में। तो यूएस के अच्छे रिलेशन है। अब बुक पे आ जाते हैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ सिंस द एंड ऑफ कोल्ड वार एंड इंक्रीजिंगली वर्क्स एज ए मॉडरेटर इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। तो आपको ध्यान बताना ये चीज़ अगर आ जाए कि यूएस के इंडिया के साथ भी रिलेशन अच्छे हैं, पाकिस्तान के साथ भी रिलेशन अच्छे हैं, और यूएस जो है एक मॉडरेटर का रोल प्ले कर रहा है किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बीच में। यूएस ने कई बार बोला है कि अगर इंडिया पाकिस्तान चाहें तो ये क्या बन सकता है, मीडिएटर बन सकता है और दोनों के इशू को रिजॉल्व करा सकता है। मगर दोनों ही कंट्री ने एक एग्रीमेंट साइन कर रखा है और इसीलिए हम बार बार कह देते हैं यूएसए को, देखो भाई ये इंडिया और पाकिस्तान का जो मैटर है ये बाइलेटरल मैटर है, हमारे मैटर्स में आप हस्तक्षेप ना करें और हम इस मैटर को बाइलेटरली ही सॉल्व करेंगे। बाइलेटरली मतलब हम दोनों मिल बैठ के ही करेंगे, हम नहीं चाहते किसी का इंटरफेरेंस। मगर यूएस क्या कहता है, यूएस कहता है कि हम तुम्हारा मैटर सॉल्व करा देंगे, ठीक है। फिलहाल बुक पर आ जाओ तो बुक में क्या लिखना है, इंडिया पाकिस्तान दोनों के साथ यूएसए के रिलेशन अच्छे हैं और यूएसए एक मॉडरेटर की तरह काम कर रहा है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बीच में।
Economic reforms and liberal economic policies in both countries have greatly increased the depth of American participation in region. तो इन दोनों देशों में, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, दोनों देशों में आपको देखने को मिलेगा, दोनों देशों में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ चुके हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब है मेरा एलपीजी से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो दोनों कंट्रीज ने अपनी इकोनॉमी को लिबरल कर दिया है। इस वजह से अमेरिका का पार्टिसिपेशन और बढ़ जाता है इस वाले रीजन में, ठीक है। द लार्ज नंबर ऑफ साउथ एशियन डायस्पोराज इन यूएस एंड ह्यूज साइज ऑफ पॉपुलेशन and markets of the region also gave America an added stake in the future of regional security and peace। देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब है, जैसे मैं अगर इंडियन डायस्पोरा की बात करूँ तो इनके नाम आपने सुने होंगे। ये कौन है? सुंदर पिचाई, सत्या नंडेला, ठीक है, इनके नाम सुने नहीं। तो ये जो लोग हैं इंडियन है, मगर कहाँ पर हैं? ये अमेरिका में। ये गूगल के CEO हैं, ये किसके हैं? माइक्रोसॉफ्ट के हैं। तो ये लोग कहाँ पे रह रहे हैं? अमेरिका में, पर ओरिजिनली कहाँ के? इंडिया के। तो ऐसे लोग जो इंडिया के हैं बाहर अमेरिका में रह रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंडियन डायस्पोरा। अब मतलब इंडिया ऐसा नहीं है अमेरिका में रह रहे हैं, इंडिया के लोग जो जहाँ पर रह रहे हैं, चाहे यूएसए में रह रहे हो, चाहे फ्रांस में रह रहे हो, चाहे यूके में रह रहे हो, दुबई में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडियन डायस्पोरा। तो ऐसे ही साउथ एशिया से बहुत सारे लोग, बांग्लादेशीज, पाकिस्तानीज, नेपालीज, भारतीय, ये सारे लोग कहाँ हैं? यूएसए में रहते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा यूएसए में बहुत बड़ा क्या है? लार्ज साउथ एशियन डायस्पोरा है, मतलब बहुत सारे साउथ एशिया के लोग वहाँ पर यूएसए में रहते हैं। प्लस अब ये तो हमारा उनका यूएसए का और साउथ एशिया का मैटर हो गया। अब ये जो एशिया, साउथ एशिया जो है, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मार्केट भी बहुत बड़ा है। तो यूएसए को क्या फ़ायदा है? यूएसए इसको एक मार्केट की तरह इस्तेमाल कर सकता है और यूएसए की कंपनीज यहाँ पर अपने प्रोडक्ट बेच सकती हैं। तो इसलिए यूएसए को भी इस चीज़ का फ़ायदा है। किस चीज़ का फ़ायदा है? ये बहुत बड़ा यूएसए को क्या मिल जाता है? मार्केट मिल जाता है। तो फ्यूचर में यूएसए भी मतलब जो यहाँ के जो साउथ एशिया के जो मैटर्स हैं वहाँ पर इंटरफेयर करता है, इसीलिए, ठीक है। हाउएवर अब देखो, अब यहाँ पर लास्ट में कंक्लूजन दिया जा रहा है और चैप्टर भी हमारा एंड हो जाएगा। अब यहाँ पे बात कही जा रही है, देखो आपको देखने को मिलेगा कि जो साउथ एशिया है हमारा कैसा जोन है? कन्फ्लिक्ट प्रोन जोन है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हैं, इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो, चाहे इंडिया नेपाल के बीच में हो, चाहे इंडिया श्रीलंका के बीच में हो, चाहे इंडिया बांग्लादेश के बीच में हो। तो ये कन्फ्लिक्ट वाला जोन है। हम मतलब यहाँ पे लगातार क्या चलते रहते हैं? कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। अब यहाँ पे क्या बात कही जा रही है कि देखो लास्ट में लाइन में एक बार पढ़ देता हूँ। वेदर साउथ एशिया विल कंटिन्यू टू बी नोन एज कन्फ्लिक्ट प्रोन जोन और विल इवॉल्व इनटू ए रीजनल ब्लॉक with some common cultural features and trade interest will depend more on the people and governments of the region than any other outside power। देखो बहुत प्यारी बात कही जा रही है यहाँ पे कि साउथ एशिया, अब देखो ये साउथ एशिया के लोगों पे डिपेंड करता है, ये साउथ एशिया की सरकार पे डिपेंड करता है, ना कि बाहर के लोगों पर। क्या डिपेंड करता है कि साउथ एशिया कन्फ्लिक्ट प्रोन जोन रहना चाहता है या अपने आप को एक रीजनल ब्लॉक के रूप में डेवलप करना चाहता है, जिनका कॉमन कल्चर हो, जिनके कॉमन ट्रेड इंटरेस्ट हों। ये सब किस पे डिपेंड करता है? ये सब डिपेंड करता है यहाँ के लोगों पर और यहाँ की सरकारों पर। तो देखो कितनी अच्छी बात कही जा रही है कि भले ही यहाँ पर कितने भी कन्फ्लिक्ट चल रहे हों, अगर यहाँ के लोग चाहें तो इन कन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर सकते हैं और इसको एक रीजनल ब्लॉक बना सकते हैं, इसको एक ऐसा फेमस ब्लॉक बना सकते हैं, इसको एक पावरफुल ब्लॉक बना सकते हैं जिसका वर्ल्ड में क्या हो? कुछ से हो, जो वर्ल्ड में अपनी आवाज़ उठा सके। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है? यहाँ के लोगों पर डिपेंड करता है और यहाँ की सरकार पर डिपेंड करता है कि साउथ एशिया को हमें कैसा बनाना है। मगर इंडिया और पाकिस्तान का जो मैटर है ये मुझे लग नहीं रहा कि अभी मतलब इसको रीजनल ब्लॉक बनाने में हम सफल हो पाएंगे। तो यहाँ पर हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इंडिया अपने आप को क्या कर सकता है? बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना सकता है। अब ठीक है, जो प्रॉब्लम है आपने सारी चीज़ें देख ली। इस चैप्टर में हमने कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के बारे में सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, ठीक है। सारे देशों के रिलेशंस इंडिया के साथ देख लिए हैं। लास्ट में हमने कोऑपरेशन वाला टॉपिक भी फिनिश कर दिया है। साउथ एशिया के बीच में कोऑपरेशन करने के लिए हमने सार्क को पढ़ लिया है। सार्क में भी हमने साफ्टा पढ़ लिया, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया था साउथ एशिया के देशों के बीच में। फिर यूएसए का रोल देख लिया यहाँ पर पीस के लिए हमने, फिर चाइना का रोल देखा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर फिनिश कर ली हैं। इस प्रकार हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।